अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम होम्योस्टेसिस का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम 15.5 से स्टार्ट करेंगे। काजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स। ये आपके सिलेबस की आउटलाइंस के अकॉर्डिंग मैं लेक्चर बना रहा हूं। आपने देखा होगा जो होम्योस्टेसिस का पिछला लेक्चर है उसके अंदर हमने 4 पॉइंट्स कवर किए थे। आपका ये जो सिलेबस है ना, ये वाला, इसमें आप ये होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर देखें, ये वाला, इसके टोटल 8 पार्ट्स दिए हुए हैं। यहां पहले हमने पिछले लेक्चर में 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 यानी ये यूरिनरी सिस्टम, ये यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी, ये किडनी स्ट्रक्चर, उसके बाद ये किडनीज के जो फंक्शन होते हैं, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन, और उसके बाद ये जो कैपिलरीज बेड होते हैं, 2 कैपिलरीज बेड होते हैं नेफ्रॉन के अंदर। एक ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं जो बोमेन कैप्सूल के अंदर होती हैं, और एक पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज होती हैं। इन कैपिलरीज बेड का कंपैरिजन और फंक्शंस हमने देखा था, और आपको पता है मैंने ये लेक्चर कैसे प्रिपेयर किया था। फेडरल, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के और ए लेवल की बुक्स को कंबाइन करके एक एक वर्ड, इवन माइन्यूट इंफॉर्मेशन को भी इंक्लूड किया था, छोटी से छोटी बात को इसमें लिखा था। और वैल्यूज का वैल्यूज अगर कंट्राडिक्ट हो रही थी तो मैंने ये भी बताया था कि फेडरल में ये वैल्यूज हैं, केपीके में ये वैल्यूज हैं। तो इस तरह करके मैंने एक डिटेल लेक्चर दिया था। पार्ट 1 आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आपने लाइक लाजमी करना है ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले। अब जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 15.5। इसमें हमने किडनी स्टोन्स के काजेस और ट्रीटमेंट देखना है। उसके बाद 15.6 में हमने किडनी फेलियर के काजेस देखने हैं। उसके बाद थर्मोरेगुलेशंस और एक्सक्रीशन वाले पोर्शन में हमने थर्मोरेगुलेशन और इसकी इंपॉर्टेंस देखनी है। उसके बाद नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स एक्सक्रीटेड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन देखने हैं। अब ये सिलेबस के अकॉर्डिंग तो टॉपिक छोटे छोटे बनते हैं, लेकिन सारे बोर्ड्स की बुक से जब मैंने इकट्ठा किया और उसके बाद मैंने पूरे टॉपिक को इंक्लूड किया है। अब यहाँ पर किडनी स्टोन है ना, तो यहाँ पर काजेस और ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन मैंने सारा टॉपिक इंक्लूड किया सारे बोर्ड्स की बुक से, तो इस वजह से टॉपिक थोड़ा लेंथी हो गया। और बाकी जो हमारा पिछला टॉपिक था जिसमें हमने 15.1 से लेकर 15.4 वो ज्यादा एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग वाला था। वो लेक्चर तकरीबन 2.5 घंटों का बना था जिसमें मैंने एक एक वर्ड को अच्छे से समझाया था। उसको आप जाके देखें और वीडियो को लाइक भी करें। और उसके अलावा आज हम स्टार्ट करेंगे किडनी स्टोन्स के कॉजेज और ट्रीटमेंट्स। आज का जो पार्ट 2 है ना होम्योस्टेसिस का, ये ज्यादातर अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये ऐसे समझ लें कि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, आपने रीडिंग ज्यादा मैटर करती है क्योंकि एमसीक्यूज बनते हैं। मतलब ऐसे समझ लें कि लाइंस में से ही एमसीक्यूज बनेंगे, तो इसलिए आज मैं रीडिंग भी करूंगा और साथ साथ आपको चीजें क्लियर भी करूंगा और समझाऊंगा भी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आपने लाइक लाजमी करना है। अब इसके बाद हम किडनी स्टोन्स को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले किडनी स्टोन्स के जो नाम है ना वो मैं आपको बता दूं, कुछ मेडिकल टर्म्स हैं वो यूज करते हैं, उससे पहले वो मैं आपको बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। किडनी स्टोन्स यानी गुर्दे की पत्थरी जिसको हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है नेफ्रोलिथियसिस। अब नेफ्रो का क्या मतलब होता है, नेफ्रोन, और लिथियसिस क्या होता है, स्टोन। यानी नेफ्रोलिथियसिस और नेफ्रोन किडनी का ही पार्ट होता है ऑब्वियसली। यानी जो किडनी के अंदर स्टोन होता है ना, किडनी के अंदर स्टोन होता है, उसको हम कहेंगे नेफ्रोलिथियसिस। ठीक है। अब जो स्टोन्स किडनी के अंदर हो उसको तो हम नेफ्रोलिथियसिस कहेंगे। अब जो स्टोन यूरेटर के अंदर हो या यूरिनरी ब्लेडर के अंदर हो उसको हम क्या कहेंगे, वो भी तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर है ना, जिस तरह किडनी यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, इसी तरह करके जो यूरेटर्स और ब्लेडर है ना, इनके अंदर जब स्टोन्स होंगे तो इसको हम कहेंगे यूरोलिथियसिस। यूरोलिथियसिस टर्म होती है यूरिनरी सिस्टम के स्टोन्स के लिए। हम यूरिनरी सिस्टम के स्टोन्स के लिए जो टर्म यूज करेंगे वो है यूरोलिथियसिस। और किडनी स्टोन्स को जब गुर्दे के अंदर स्पेसिफिकली किडनी की स्टोन्स की बात करेंगे उसको हम नेफ्रोलिथियसिस कहेंगे। और यूरोलिथियसिस के अंदर किडनी स्टोन्स भी आते हैं। ऑब्वियसली किडनीज जो है वो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, तो इसलिए किडनी स्टोन्स को यूरोलिथियसिस भी जनरल टर्म के तौर पर कहा जा सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली हम नेफ्रोलिथियसिस कहेंगे। और जो किडनी स्टोन्स इटसेल्फ यानी जो पत्थर होते हैं, इनको मेडिकल टर्म में हम कहते हैं रीनल कैल्क्यूलाई। ये जो रीनल कैल्क्यूलाई की टर्म है ना, ये इसी के लिए यूज होगी। जो ये किडनी स्टोन्स होते हैं, बेसिकली ये लैटिन वर्ड है, उससे निकली है रिनेलिस कैल्क्यूलस। रिनेलिस और कैल्क्यूलस ये लैटिन वर्ड है, और ये जो नेफ्रोलिथियसिस है ये ग्रीक वर्ड है। तो यहां से ये टर्म्स आई हैं जो अभी मैंने एक्सप्लेन की हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। किडनी स्टोन्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, मिनरलाइज्ड क्रिस्टलाइन मटेरियल्स दैट क्लिंग टुगेदर and form small pebbles within the kidney or any other part of the urinary system। अब इसका क्या मतलब है, वो ये कह रहे हैं कि जो गुर्दे की पत्थरी होती है, गुर्दे के पत्थर होते हैं, यानी रीनल कैल्क्यूलाई जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये बेसिकली हार्ड मिनरलाइज्ड क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं। हार्ड लम्प्स होते हैं। अब पत्थर ऑब्वियसली हार्ड ही होते हैं ना, हार्ड लम्प्स होते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, जो यूरिन के अंदर मिनरल और साल्ट्स होते हैं, यानी मिनरल्स तो यूरिन के अंदर होते हैं ना, मिनरल्स प्लस साल्ट्स ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। जब यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है यानी गाढ़ा हो जाता है, तो ये जो मिनरल और साल्ट्स होते हैं ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, यानी ये
क्रिस्टल बना लेते हैं, हार्ड क्रिस्टल। और ये जो हार्ड जब क्रिस्टल बन जाते हैं ना, मैं यहां पर क्रिस्टल लिख देता हूं, ये जो क्रिस्टल्स है ना ये बनाते हैं। अब ये जो क्रिस्टल्स जब छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपस में मिलते हैं ना, तो मिलकर क्रिस्टल प्लस क्रिस्टल आपस में जब ये चिमट जाते हैं, क्लिंग करते हैं, यहां पर क्लिंग टुगेदर, तो क्या बन जाते हैं? किडनी स्टोन्स। तो ऑब्वियसली यानी मिनरलाइज्ड हार्ड क्रिस्टलाइन मटेरियल्स दैट क्लिंग टुगेदर एंड फॉर्म स्मॉल पेबल्स। पेबल्स आपको पता है कंकरियां होती हैं, ये जो पत्थर होते हैं उनको ही पेबल्स कहा जाता है। विद इन द किडनी और एनी अदर पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरेटर्स आर ब्लैडर। अब ये इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने पहली लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। आगे वही लिखा हुआ है कि ये किडनी में भी हो सकते हैं, और किडनी से आगे क्या होता है? किडनी से आगे आपके जो यूरेटर्स होते हैं, यूरेटर्स में भी हो सकते हैं, और आगे यूरिनरी ब्लैडर में भी हो सकते हैं। यहां पर आ गया। उसके बाद किडनी की कंडीशन को नेफ्रोलिथियसिस या यूरोलिथियसिस कहते हैं। अब यहां पर आता है लिथोनेफ्राइटिस। लिथो का क्या मतलब होता है? लिथो का मतलब होता है स्टोन, और नेफ्राइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। जिसके एंड पे आईएस आता है ना, आईएस, जिस तरह मेनिंजाइटिस यानी जो ब्रेन के गिर्द मेनिंजीज होती है उसकी इन्फ्लेमेशन को मेनिंजाइटिस कहा जाता है। इसी तरह यहां पर लिथोनेफ्राइटिस का मतलब है कि जो इन स्टोन्स की वजह से जब ये गुर्दे के पास आकर किडनी के ऊपर टच होते हैं तो वहां पर क्या होती है? इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, ये सारी चीजें होती है। तो इसको हम कहेंगे लिथोनेफ्राइटिस, यानी जो स्टोन्स की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, ये बात है। अब उसके बाद ये स्मॉल होते हैं और डायमीटर इनका क्या होता है? 2 से 3 मिलीमीटर डायमीटर होता है। उसके बाद ये एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इनका साइज बिल्कुल रेत के दाने की तरह भी हो सकता है, और उसके बाद ये गोल्फ के बॉल्स की तरह बड़े भी हो सकते हैं। गोल्फ बॉल आपको पता है जिस तरह बड़ा होता है, यानी किडनी की सारी जगह को भी ऑक्युपाई कर सकते हैं। उसके बाद वेरी स्मॉल किडनी स्टोन्स में पास ऑफ द बॉडी एंड कॉजिंग विदाउट कॉजिंग। जो छोटे होते हैं ना, जिस तरह ये ग्रेन ऑफ सैंड्स, रेत के दानों की तरह जो किडनी स्टोन्स होते हैं, वो यूरिन के जरिए बाहर निकल आते हैं और कोई सिम्टम्स नहीं होती, पेन वगैरह भी नहीं होता। हाँ, माइल्ड पेन हो जाता है और वो कोई सिम्टम्स काज नहीं करते। अब ये पहले पेज के अंदर जो जो चीजें लिखी हुई थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अब इसके बाद हम इसके जो सिम्टम्स हैं इसको देखेंगे। सिम्टम्स में क्या लिखा हुआ है? स्मॉल किडनी स्टोन्स ऑफन कॉज नो पेन व्हाइल दे आर इन किडनीज, ये पीछे हमने पढ़ा है। उसके बाद सिम्टम्स अक्कर व्हेन स्टोन ट्रेवल फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर इंक्लूडिंग, वो कह रहे हैं कि जब स्टोन्स किडनी के अंदर होते हैं और वो स्मॉल होते हैं उस टाइम कोई पेन नहीं होता। जब स्टोन्स मूव करते हैं यानी ट्रेवल करते हैं किडनी के अंदर, किडनी से आगे को क्या होता है? यानी यहां पर पहले होती है किडनी, किडनी से आगे होता है यूरेटर्स, यूरेटर्स के जरिए जाता है ब्लैडर। यानी जब स्टोन्स किडनी से आगे ट्रेवल करते हैं इधर, तब जाके पेन होती है, यानी उनकी मूवमेंट से पेन होती है। और उसके अलावा जो सिम्टम्स शो होती है ना, वो मैं आपको बताता हूं। शार्प पेन होता है, यानी बहुत शदीद और सख्त पेन होता है इन द साइड ऑफ द बेली, ग्रोइन एंड लोअर एब्डोमेन। इन जगहों पे बहुत स्वेयर पेन होता है, और इस पेन को मेडिकल टर्म में कहते हैं रीनल कॉलिक। बेशक इसको नोट डाउन कर लें। रीनल कॉलिक को क्या कहा जाता है? किडनी का पेन जो स्टोन्स की वजह से होता है। उसके बाद पिंकिश और रेडिश यूरिन ड्यू टू ब्लड। ऑब्वियसली जब वो स्टोन्स ट्रेवल करेंगे यूरेटर में, ब्लैडर में जाएंगे, तो वहां पर वो कुछ ना कुछ ब्लड भी निकलेगा और वो ब्लड फिर जाता है यूरिन में, और इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में कहते हैं हीमेटयूरिया। यानी यूरिन के अंदर जब ब्लड होता है उसको कहा जाता है हीमेटयूरिया। उसके बाद पेन वाइल यूरिनेटिंग, जब यूरिन करने लगते हैं तो उस टाइम क्या होता है? यूरिनेटिंग के प्रोसेस के दौरान पेन होता है, और इसको मेडिकल टर्म में कहते हैं डिसयूरिया। बेशक इस टर्म को नोट कर लें, ये आपके काम आएगी, हिमैट्यूरिया, डिसयूरिया। उसके बाद नोसिया एंड वॉमिटिंग भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ना ये डाइजेस्टिव सिस्टम और किडनीज ये कुछ नर्व्स शेयर करते हैं जो ब्रेन के साथ लिंक्ड होती हैं, तो इस वजह से जब ये इफेक्ट होती हैं तो नोसिया और वॉमिटिंग भी होती है। यानी ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कुछ नर्व्स शेयर करती हैं किडनीज, तो जब उधर पेन होती है तो यहां पर इसकी सिम्टम्स नोसिया और वॉमिटिंग उसके साथ लिंक्ड होती हैं। अब इसके बाद जो हम मेन चीज देखेंगे जहां पर आपके एमसीक्यूज बनते हैं वो स्टोन्स की केमिकल नेचर और उसकी टाइप्स क्या है। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं स्टोन्स किस किस टाइप के होते हैं। किडनी स्टोन्स की पहली जो टाइप होती है वो होती है कैल्शियम स्टोन्स। उसके बाद जो दूसरी टाइप होती है वो होती है यूरिक एसिड के स्टोन्स। तीसरी सिस्टीन स्टोन्स। चौथी स्ट्रूवाइट या इंफेक्शियस स्टोन्स होते हैं, ये इंफेक्शंस की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर बनते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स, यानी मैग्नीशियम प्लस अमोनियम प्लस फॉस्फेट, इन स्टोन्स को स्ट्रूवाइट स्टोन कहा जाता है। ये इंफेक्शंस के लिए होते हैं, जो भी हमने चौथे नंबर पर पढ़ा ये इसके साथ लिंक्ड है। उसके बाद ये फेडरल बुक में एक एडिशनल लाइन लिखी हुई है, स्टैग हॉर्न स्टोन्स। स्टैग हॉर्न एक प्लांट है जिसकी यहां पर ब्रांचेस इस तरह करके निकली होती हैं, तो इस टाइप के भी स्टोन्स होते हैं और ये स्टोन्स ब्रांचिंग शेप के होते हैं। ये फेडरल की बुक में लाइन दी हुई है। अभी हम सबसे पहले इसकी देखते हैं केमिकल नेचर और स्टोन्स की टाइप्स को। कैल्शियम स्टोन्स क्या होते हैं? कैल्शियम स्टोन्स यानी कैल्शियम ऑक्सलेट। 70% जितने भी टोटल किडनी के स्टोन्स बनते हैं ना,
उनमें जो 70% होते हैं, यानी फेडरल, केपीके और पंजाब की बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो स्टूडेंट्स इन प्रोविंसेस के हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है कि जो किडनी स्टोन्स टोटल होते हैं 70% कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से बनते हैं। सिंध बुक के अंदर लिखा हुआ है 80%। तो सिंध वाले स्टूडेंट्स ने 80% और पंजाब, फेडरल और केपीके वालों ने 70% को टिक करना। आप इसको दोबारा भी कंफर्म और वेरीफाई कर सकते हैं। मैं इसलिए कहता हूं, मेरे नोट सारे बोर्ड्स की बुक से बने हुए हैं, लेकिन एहतियातन आप अपने बोर्ड की बुक को लाजमी रीड किया करें, ताकि जो वैल्यूज की डाइवेरिएशन है ये आप कंफर्म कर सकें। उसके बाद कैल्शियम स्टोन्स दो टाइप्स के होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट और दूसरे होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। अब जो कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं ये किससे बनते हैं? कॉज्ड बाय हाइपरकैल्सीयूरिया एंड हाइपर ऑक्सलयूरिया, एंड दीज अकाउंट फॉर अबाउट 15% ऑफ ऑल किडनी स्टोन्स। जो कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं ये टोटल 15%, और जो कैल्शियम स्टोन्स कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं ये 70, और सिंध के अकॉर्डिंग 80। और ये कैसे बनते हैं? हाइपर कैल्सीयूरिया एंड हाइपर ऑक्सलयूरिया। अब ये दो टर्म्स आपको ऑलरेडी पता होंगी, आपने वो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाले चैप्टर में भी पढ़ी होंगी। अच्छा, इसके बाद ना एक चीज आपने देख लेनी है, ये भी आपने अपनी बुक में कंफर्म कर लेना है कि ये मैं आपको अपनी आपकी बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ये जो हाइपर ऑक्सल यूरिया है ना, ये तो टाइपिंग मिस्टेक है। ये कैल्शियम, ऑब्वियसली ऑक्सल यूरिया से आप देख लें, ये कैल्शियम ऑक्सलेट कॉज करता है। और ये जो हाइपर कैल्सी यूरिया है ये कैल्शियम फॉस्फेट भी कॉज करता है और कैल्शियम ऑक्सलेट भी। मैं यहां पर इसको दोबारा स्पेसिफाई कर देता हूं, यानी हाइपर ऑक्सल यूरिया क्या बनाता है? ये बनाता है कैल्शियम ऑक्सलेट, ये इसको बेशक नोट डाउन कर लें। और हाइपर कैल्सी यूरिया क्या करता है? ये कैल्शियम ऑक्सलेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट, ये दोनों जो स्टोन्स है ना, ये यही बनाता है ये हाइपर कैल्सीयूरिया। एक सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है, जो कैल्शियम होता है ये बढ़ जाता है, और हाइपर ऑक्सील्यूरिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो ऑक्सलेट होता है वो यूरिन के अंदर बढ़ जाता है, और हाइपर कैल्सीयूरिया में हाई कैल्शियम हो जाता है। ठीक है, अब ये हाइपर कैल्सीयूरिया ये दोनों स्टोन्स काज करता है, लेकिन ऑक्सलेयूरिया सिर्फ ऑक्सलेट स्टोन्स काज करता है। इसको मजीद आपने अपने बोर्ड की बुक से कंफर्म कर लेना है। उसके बाद हम देखते हैं यहां पर वैल्यूज का काफी कंट्राडिक्ट है। क्यों क्यों मैं इसलिए बता रहा हूं, इस बार आपका सेंट्रलाइज्ड एमडीकैट होना है, तो प्रोविंसेस ने आपकी कीज बनानी है, तो वो ऑब्वियसली जो कीज हैं, अगर उन्होंने बाकी बोर्ड्स की बुक से भी इंफॉर्मेशन ली, तो एट द एंड वो कीज आपके अपने प्रोविंस की बोर्ड के अकॉर्डिंग बनाएंगी। तो इसलिए आप अपने प्रोविंस की बुक के अंदर वैल्यूज दी हुई हैं उनको फॉलो करें, इसलिए मैंने सारी लिखी हुई हैं। अब उसके बाद आते हैं यूरिक एसिड स्टोन। अब ये क्या है? जब यूरिन बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, यूरिन की पीएच बहुत कम हो जाती है। अब यूरिन की पीएच जितनी ज्यादा कम होगी, यानी 5.5 से भी क्या हो जाती है, इसकी पीएच कम हो जाती है। और उसके बाद ये टोटल किडनी स्टोन्स का 10% होता है, और ये किस चीज से बने होते हैं? ये यूरिक एसिड प्लस कैल्शियम ऑक्सलेट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बने होते हैं। और उसके अलावा ये कैसे कॉज करते हैं? जब हमारी जो डाइट होती है वो प्यूरिन डाइट हो, यानी रेड मीट, सी फूड्स, उससे रिलेटेड होते हैं। लो हाइड्रेशन यानी पानी की कमी से भी ये बन जाते हैं। उसके बाद आते हैं सिस्टीन स्टोन्स। अब सिस्टीन का पता है, सिस्टीन क्या होता है? सिस्टीन एक अमाइनो एसिड्स है जिसके साइड चेन पे एसएच ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप होता है। इस अमाइनो एसिड की साइड चेन पे ये वाला ग्रुप होता है, एसएच। और इस एसएच की वजह से जब ये दूसरे सिस्टीन अमाइनो एसिड से मिलता है तो एस और एस के दरमियान डाइसल्फाइड्स बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, ये सिस्टीन स्टोन्स हैं, और ये क्या होते हैं? फॉर्म्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड सिस्टीन। अब ये टोटल 1 से 3% बनते हैं, और एक्चुअल अमाउंट भी यही है जो केपीके की बुक में लिखी हुई है, लेकिन सिंध की बुक में लिखा हुआ है 1% से भी कम होते हैं। सिंध वालों ने यही फॉलो करना, और ये चाइल्डहुड में ज्यादातर बनते हैं। अब उसके बाद अगले हैं स्ट्रूवाइट इन्फेक्शियस स्टोन्स। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना यूरिनरी ट्रैक्ट, उसके इन्फेक्शियस एक्टिविटी की वजह से जो बनते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रूवाइट स्टोन्स। ये स्ट्रूवाइट बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से बनते हैं, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो होते हैं ना उनमें बनते हैं, ज्यादातर ये वुमेन में बनते हैं। और इसका क्या रीजन होता है? ये ऐसे बनते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना ये यूरेज पॉजिटिव होते हैं। अब यूरेज पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं? वो एक एंजाइम होता है, यूरेज प्रोड्यूस करते हैं। अब ये यूरेज क्या करता है? यूरिया की जो है ब्रेक डाउन करता है। यूरिया एक वेस्ट मटेरियल होता है ना, और आगे उससे बनता है अमोनिया। अब ये अमोनिया की वजह से ना उसकी जो कंसंट्रेशन है, जो अल्कलाइन पीएच है, वो अल्कलाइन हो जाती है, यानी पीएच 7 से ज्यादा हो जाती है। 7 से ज्यादा जब पीएच हो वो क्या हो जाता है? अल्कलाइन यूरिन बनता है। और उसके बाद ये फिर लीडिंग कॉज बनता है, आगे इसमें कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ये मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स बनते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से। और कौन से बैक्टीरिया होते हैं? यूरेज पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये कौन से होते हैं? आपने आई थिंक सो नहीं, आपके सिलेबस में ये नहीं है। ये होते हैं ज्यादातर स्टेफाइलोकोकस, सीडोमोनास स्टेफाइलोकोकस, उसके बाद प्रोटियस मिराबिलस, उसके बाद एक और होता है क्लेप्सिलिया।
ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ना, यूरेज पॉजिटिव होते हैं, यूरेज प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम, जो इनका ये लीडिंग कॉज होता है। उसके बाद केपीके की बुक में ये 15 से 20% दिए हुए हैं, सिंध की बुक में ये 10% दिए हुए हैं। आप इसको दोबारा भी इसकी वैल्यूज को कंफर्म कर सकते हैं। अब इसके बाद काजेज एंड रिस्क फैक्टर्स को देखते हैं। इसके काजेज और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, यानी ये जो काजेज मैं ऑलरेडी भी आपको दो बता चुका हूं, एक हाइपर कैल्सीमिया, नहीं वो तो हाइपर कैल्सीमिया और टर्म है, हमने पढ़ा है हाइपर ऑक्सिलयूरिया, और उसके बाद हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर, ये वाली जो टर्म्स है ना, इनको हम देखते हैं, ये इसके कॉजेज हैं, और इसके रिस्क फैक्टर्स को भी हम आगे जाके देखते हैं। अभी हमने ना दो पहले टर्म्स पढ़ी है, मैंने आपको बताई हैं। एक है हाइपर कैल्सीयूरिया, यानी यूरिन के अंदर जब कैल्शियम ज्यादा हो जाए, उसके बाद हाइपर ऑक्सिलयूरिया, यानी यूरिन के अंदर जब ऑक्सलेट ज्यादा हो जाए, तो इससे हाइपर कैल्सीयूरिया से दो टाइप के स्टोन्स बनते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट और उसके बाद कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। उसके बाद हाइपर ऑक्सिलयूरिया से सिर्फ कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप के स्टोन्स बनते हैं, मैंने पीछे भी क्लैरिफाई किया है। अब इसके हम कॉजेस देखते हैं। वो कह रहे हैं स्टोन्स कब बनते हैं, जब यूरिन वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी जब डिहाइड्रेशन हो जाती है तो उस टाइम यूरिन का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है ना, एक ये रीजन है। दूसरा, जब किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मिंग सब्सटेंसेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यूरिन के अंदर, सॉरी, यूरिन के अंदर जब स्टोन फॉर्मिंग सब्सटेंसेस, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ये कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, जब ये यूरिन के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तब जाकर क्या होता है, किडनी स्टोन्स हो जाते हैं। अब इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब है ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो जाना। ब्लड के अंदर कैल्शियम कब ज्यादा होता है, एक कंडीशन होती है हाइपर पैराथायराइडिज्म, यानी पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है ना, जब ये ओवरवर्क करता है तो एक कंडीशन होती है हाइपर पैराथायराइडिज्म। इससे क्या होता है, इससे ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है, ब्लड किडनी में फिल्टर होने के लिए जब जाता है, तो वो जो कैल्शियम होता है किडनी के अंदर ही लीव कर देता है। हाई कैल्शियम इन ब्लड कॉजेज हाइपर कैल्सीयूरिया, यानी यूरिन के अंदर हाई कैल्शियम हो जाता है। उसके बाद ये कैसे होता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म, यानी ओवर सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन। उसके बाद कॉजिंग टू मच कैल्शियम टू बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम फूड एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन वेयर इट में फॉर्म कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम ऑक्सलेट। उसके बाद हाइपर ऑक्सिलयूरिया, यानी यूरिन के अंदर जब हाई ऑक्सलेट होता है। उसके बाद ये टोमेटोज और लीफी वेजिटेबल्स की ज्यादा कंजप्शन से होता है। हाइपर यूरिसीमिया, यानी ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। ये दो कंडीशन से बनता है, एक गाउट यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होता है गाउट, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ये स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में है, लेकिन ये 2021 के बाद जो 2022 में सिलेबस आया था, ये वाला टॉपिक गाउट वाला स्पेशली उन्होंने रिमूव कर दिया था। उसके बाद प्रोटीन रिच फूड्स जो मीट होती हैं उससे, और ये डिहाइड्रेशन से। अब यहां पर ना एक टाइपिंग मिस्टेक हुई है, मैं आपको क्लियर कर दूं, वो ये मिस्टेक है, टाइपिंग नहीं है, बस थोड़ी सी छोटी सी है। यहां तक जो है ना, ये हाइपर यूरिसीमिया के बारे में लिखा हुआ है, ये वाली जो सारी लाइन है। अब नीचे जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट किडनी स्टोन्स के कॉजेज लिखे हुए हैं, ये हाइपर यूरिसीमिया के साथ लिंक्ड नहीं है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं अभी। यानी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सिस्टीन एंड फॉस्फेट इन यूरिन जब होता है तो तब भी क्या हो जाता है, किडनी स्टोन्स बनते हैं। डिहाइड्रेशन जब होती है तो तब भी किडनी स्टोन्स बनते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से भी किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे किडनी स्टोन्स का डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं। किडनी स्टोन्स को डायग्नोस करने के लिए 4 टेस्ट यूज होते हैं। एक तो ऑब्वियसली एक्सरे होता है, एक्सरे से किडनी स्टोन्स का पता चल जाता है। कैल्शियम टाइप के जो स्टोन्स होते हैं ना, ज्यादातर एक्सरे से ही पता चलते हैं। उसके बाद सिटी स्कैन, सिटी स्कैन से क्या होता है, ये मोस्ट एक्यूरेट होता है, किडनी स्टोन्स का पता चलता है। उसके बाद ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट से क्या हम पता करते हैं, कैल्शियम और यूरिक एसिड जो है ना, इसका हम पता करते हैं ये ब्लड में है या नहीं। और यूरिन टेस्ट से हमें पता चलता है कि क्रिस्टल्स हैं, पीएच यूरिन की कितनी है, ब्लड है या नहीं। ये सारी कंडीशंस हम किडनी के डायग्नोसिस के लिए 4 बेसिकली टेस्ट यूज होते हैं, यानी ये लैब के ही हैं और उसके बाद रेडियोलॉजी के भी टेस्ट हैं। उसके बाद किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट, एक इसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और एक होता है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, और तीसरे नंबर पे होता है ये वाला सर्जिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, अब ये वाले देखते हैं। सॉरी, ये लेजर ट्रीटमेंट होता है और एंड पे ओपन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले तो मेडिकल ट्रीटमेंट ये है, जो किडनी स्टोन्स होते हैं ना, जिनका साइज 5 मिलीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर होता है, वो कुछ मेडिकेशंस, कुछ ड्रिप्स वगैरह लगाने से ऑटोमेटिकली खुद ही यूरिन से पास करके बाहर निकल जाते हैं। आपने कंडीशंस देखी होंगी। उसके बाद नॉन सर्जिकल में एक टर्म होती है लिथोट्रिप्सी, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ब्रेकिंग स्टोन्स को प्लूविराइज करना या ब्रेक करना, तोड़ना। तो लिथोट्रॉप्सी की हेल्प से, लेजर की हेल्प से हम क्या करते हैं, किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट करते हैं, इनको तोड़ते हैं। फिर ये जब, यानी एक पूरा स्टोन है ना, स्टोन, इसके ऊपर जब लाइट लेजर पड़ेगा तो ये स्टोन टूट जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में, इस तरह रेत के जर्रों जैसे ये बन जाएंगे और फिर ये यूरिन से बाहर पास आउट कर जाएंगे। तो ये इसमें लिखा हुआ है। आगे इस लिथोट्रिप्सी की जो एक टेक्निक है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक ESWL एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, दूसरी लेजर लिथोट्रिप्सी या यूरेट्रोस्कोपी होती है। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। इस एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी में क्या होता है, जो शॉक वेव्स होती हैं, इसमें मेन चीज है शॉक वेव्स
ये किडनी स्टोन्स को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देती हैं। 45 से 1 आवर का पीरियड होता है और वो फिर यूरिन के जरिए बाहर निकल आते हैं। उसके बाद लेजर लिथोट्रिप्सी में क्या होता है, इसमें शॉक वेव्स नहीं होती, इसमें एक लॉन्ग ट्यूब शेप टूल होता है जिसको यूरिट्रोस्कोप कहा जाता है। उससे क्या होता है, किडनी को लोकेट किया जाता है, फिर रिमूव किया जाता है या स्टोन को ब्रेक किया जाता है। ये तीन चीजें की जाती है, लोकेट, रिमूव या ब्रेक। उसके बाद लेजर होता है, बेसिकली वो स्टोन को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करता है ताकि वो यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरिन के जरिए बाहर निकल आए। उसके बाद आता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो एक ओपन सर्जरी है, एक है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी पीसीएनएल और एक है ओपन सर्जरी। अब इसके बारे में हम देखते हैं। यहां पर ना जो दो इंपॉर्टेंट प्रोसीजर हैं, एक परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी पीसीएनएल और एक है लेप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटॉमी प्रोसीजर। ये कैसे होता है, ये बेसिकली उन स्टोन्स के लिए यूज होता है जिनका साइज 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, या जिस टेक्निक को ESLWL टेक्निक जो हमने ऊपर पढ़ी है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ये टेक्निक रिमूव नहीं कर सकती, वो यूज होते हैं। इसमें क्या होता है, बॉडी की बैक साइड से ना, पेशेंट की बैक साइड से किडनी के अंदर एक स्मॉल ट्यूब डाली जाती है और उस ट्यूब के अंदर एक कैमरा यानी स्कोप डाला जाता है जिससे किडनी स्टोन को इजीली विजुअलाइज किया जा सकता है। और अल्ट्रासोनिक डिवाइस यानी जो वेव्स होती हैं या अल्ट्रासोनिक जो डिवाइस होती है उसको यूज करके उस कैमरे के जरिए देखकर, स्कोप के जरिए देखकर उसी ट्यूब में डाल के उस स्टोन को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है और फिर एक स्पेशल इक्विपमेंट के जरिए उन फ्रैगमेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है। और अगर स्टोन बहुत ज्यादा बड़े हों तो तब लेप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटॉमी प्रोसीजर किया जाता है। इसमें सारा कुछ वैसे का वैसे ही होता है, लेकिन उस ट्यूब के जरिए उस ट्यूब के जरिए कुछ स्पेशल उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको यूज करके वो किडनी को कट करते हैं और उन स्टोन्स को फिजिकली रिमूव करते हैं। इसको कहते हैं लेप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटॉमी प्रोसीजर। स्कोप जो होता है ना, कैमरा, वो इन दोनों में यूज होता है। ओपन सर्जरी ये बहुत पहले होती थी, डायरेक्ट जो ऑपरेशन होता था गुर्दे का ESWL या PCNL से पहले ये होती थी। अभी भी कई हॉस्पिटल्स में होती है जिसमें जो स्टोन्स को निकाल लिया जाता था वो ज्यादातर बड़े स्टोन्स होते थे, स्टैग हॉर्न स्टोन्स, यानी जिनके इस तरह ब्रांचेस बनी होती थी। और अब ये बहुत कम मेथड यूज होता है, क्यों? क्योंकि अब ये एडवांस मेथड आ चुके हैं। अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहां पर हमारा किडनी स्टोन हो गया एंड, और ये जो था ये आपने एक बुक से कवर नहीं किया, ये सारे बोर्ड्स की बुक्स को कंबाइन करके कवर करवाया गया है। यहां पर आपकी मैंने एक एक लाइन कवर करवा दिया। अब उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं रीनल फेलियर। जब गुर्दे फेल हो जाते हैं, किडनी फेल हो जाती है, तो उसके कॉजेज क्या होते हैं, ये आपकी आउटलाइन है। लेकिन ये रीनल फेलियर वाले मैंने सारा टॉपिक इंक्लूड किया है। इसकी मैं बेसिक रीडिंग करूंगा और बताऊंगा एमसीक्यूज कैसे बनते हैं। बाकी डिटेल आपने खुद देख लेनी है। और बाकी एक और चीज बता दूं, होम्योस्टेसिस के जो PDF नोट्स हैं ये मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा। ये सिर्फ उन बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने LMS की एक्सेस ली हुई, जिन्होंने नोट्स बाय किए हैं। बाकी जो बायोटेक्नोलॉजी के नोट्स हैं वो अगर किसी स्टूडेंट्स को उसके नोट्स, उसका PDF कुछ भी चाहिए, उसका लेक्चर चाहिए, वो मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। और मेरा नंबर आपको पिछले लेक्चर में मैंने मेंशन करके बताया हुआ है, होम्योस्टेसिस में भी और बायोटेक्नोलॉजी में भी। अब हम रीनल फेलियर के कॉजेज को देखते हैं जो हमारी मेन आउटलाइन है। अब हम किडनी फेलियर को स्टार्ट करते हैं। रीनल फेलियर या किडनी फेलियर एक ही टर्म है। इसका मतलब होता है गुर्दों का फेल हो जाना, यानी गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं। किडनीज का जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है वो फिल्ट्रेशन करते हैं ब्लड की, यानी ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको निकाल देते हैं यूरिन के जरिए बाहर, और ब्लड की सफाई करके जो रीनल वेन होती है उसके जरिए ब्लड को वापस हार्ट की तरफ भेज देते हैं। तो ये इसका काम होता है फिल्ट्रेशन। जब किडनी का ये वाला काम यानी फिल्ट्रेशन वाला काम खराब हो जाएगा, यानी वो फिल्टर करना छोड़ देगी, उसकी फिल्टरिंग एबिलिटी बिल्कुल एंड हो जाएगी, तो इसका मतलब है उस टाइम किडनी क्या हो गई है, फेल हो चुकी है। रीनल फेलियर या किडनी फेलियर तब होता है जब फिल्ट्रेशन वाला काम खत्म हो जाता है। एक किडनी अगर सही वर्क कर रही है लेकिन वो ब्लड को सही से फिल्टर नहीं कर रही, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, रीनल फेलियर, यानी इनएबिलिटी या कोई मतलब इसका क्या है, डिक्लाइन इन द फंक्शन ऑफ किडनी, पार्टिकुलरली द एफिशिएंसी ऑफ फिल्टरिंग प्रोसेस। ये वाली इनएबिलिटी ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड रीनल फेलियर या किडनी फेलियर। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो खत्म हो जाए तो किडनी फेल हो जाती है। अब इसको हम रीड करते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है रीडिंग में। एमसीक्यूज बताऊंगा कौन कौन से हैं, रीड करने का पर्पस यही होता है। रीनल फेलियर या किडनी फेलियर इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच नॉर्मल फंक्शंस ऑफ किडनी, कौन कौन से हैं, ब्लड की फिल्ट्रेशन, टॉक्सिन्स की, ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना, ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी उसका जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है ये डिक्रीज हो जाता है या खत्म हो जाता है। डिक्लाइन इन किडनी फंक्शन पार्टिकुलरली द एफिशिएंसी ऑफ फिल्टरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड किडनी फेलियर और रीनल फेलियर। ये उसके बाद ये इरिवर्सिबल डिटेरियोरेशन इन द रीनल फंक्शन। इरिवर्सिबल डिटेरियोरेशन का ये मतलब होता है कि ये
जो किडनी क्रॉनिक, ये जो क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है ना बेसिकली, ये उसके बारे में लिखा हुआ है CRF। हम आगे रीनल फेलियर की दो टाइप्स पढ़ेंगे, एक एक्यूट रीनल फेलियर और एक क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर की एक लाइन है यहां पर लिखी हुई है कि इरिवर्सिबल डिटेरियोरेशन होते हैं, यानी रीनल फंक्शन दोबारा कभी भी काम नहीं करता। ये वाली बेसिकली लाइन क्रॉनिक रीनल फेलियर वाले आगे टॉपिक में डालनी थी, लेकिन यहां डाल दी है। उसके बाद इट इज ग्रेजुअल स्लोली प्रोग्रेसिव एंड ऑकर्स ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। अब ये वाली लाइन भी क्रॉनिक रीनल फेलियर के बारे में लिखी हुई है कि ये स्लोली प्रोग्रेसिव होती है और सालों में जाके क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है। एक होता है एक्यूट रीनल फेलियर जो यकदम डेज आवर्स में होता है, यानी गुर्दे यकदम फेल हो जाते हैं। क्रॉनिक में गुर्दों को फेल होने के लिए सालों लग जाते हैं, यानी ईयर्स का टाइम लगता है, 2 साल 3 साल 4 साल इतना टाइम लग जाता है, तब जाके गुर्दे फेल हो जाते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर में, और एक्यूट में यकदम होते हैं। उसके बाद इसकी आगे कॉजेज हम आगे पढ़ते हैं, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। किडनी फेलियर इज द कंडीशन में किडनी फेल्स टू एक्सट्रैक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड परफॉर्म रेगुलेटरी एक्टिविटी इन बॉडी। ये भी किसी बोर्ड की बुक की लाइन लिखी हुई है कि इसमें ये है कि जो किडनी है ये क्या करती है, जो नॉर्मल रेगुलेटरी फंक्शन होता है ना किडनी का, वो खत्म हो जाता है और साथ एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस भी खत्म हो जाता है। यानी किडनी के दो मेन प्रोसेस होते हैं, ये हमने ऊपर भी पढ़े हैं अगर आपको याद हो। किडनी के दो फंक्शंस होते हैं यहां पर, ये वाले ऊपर जाने, ये पिछले हाँ, किडनी का फंक्शन क्या होता है, एक एक्सक्रीशन, उसके बाद दूसरा ओस्मो रेगुलेशन। ये दो फंक्शंस हैं, ये आउटलाइन में भी आपकी दी में, जब ये फंक्शंस खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो तब भी हम कहते हैं किडनी फेल हो चुकी है। और फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस जो मेन था वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। In this medical condition, more than 85% of both kidneys are affected। यानी जब ये दोनों फंक्शन खत्म हो चुके होते हैं, एक तो एक्सक्रीशन वाला फंक्शन और दूसरा क्या है, ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन। ये कब होता है, जब किडनीज के जो टिश्यू होते हैं ना वो टोटल 85% खत्म हो चुके हैं। यानी टोटल किडनी 100% है ना, तो उसमें 85% टिश्यूज क्या हो चुके होंगे, खत्म हो चुके होंगे किडनी फेलियर की वजह से, यानी डैमेज हो चुके होंगे। और 85% किडनी का हिस्सा बिल्कुल फेल हो चुका होगा, 15% वर्क कर रहा होगा, तब जाकर किडनी के दोनों फंक्शंस यानी एक्सक्रीशन और ओस्मो रेगुलेशन खत्म हो चुके होंगे। 85% जब इफेक्टेड हो चुका होगा, इसको ना यहां पर जब 85% उसके टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, इसका एक और नाम भी है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ESRD, एंड स्टेज रीनल डिसीज। ये कब होती है, जब 85% किडनीज के टिश्यूज फेल हो चुके हैं और ये दोनों फंक्शंस परफॉर्म नहीं होते। उसके बाद किडनी फेलियर की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है एक्यूट, पहली टाइप है, हम एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में देखेंगे और उसके ये कॉजेज देखेंगे, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हम क्रॉनिक रीनल फेलियर को देखेंगे और इसके हम देखेंगे कॉजेज ये वाले, और इसके बाद जाके हम नेक्स्ट थर्मोरेगुलेशन को स्टार्ट करेंगे। इसको जल्दी जल्दी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ये क्या है, जब किडनी सडनली अचानक यकदम, मतलब इसमें टाइम नहीं लगता, क्रॉनिक तो आपको पता है टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्यूट में टाइम नहीं लगता, सडनली वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्लड से फिल्टर करना अनेबल हो जाता है, मतलब ये नहीं कर पाती। उसके बाद क्या होता है, रैपिडली ओवर फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, कुछ घंटों में और कुछ दिनों में ये डेवलप होता है। और ये कब होता है, उन लोगों में होता है जो ज्यादातर हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं किसी बीमारी की वजह से, या बहुत ज्यादा इल होते हैं जिनको इंटेंसिव केयर की नीड होती है, जो ज्यादातर आईसीयू में होते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में होते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर ज्यादातर उन लोगों में देखा गया है। एक्यूट किडनी फेलियर भी खतरनाक होता है और इसका ट्रीटमेंट होता है जो इसके लिए रिक्वायर होता है। ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है, ट्रीटमेंट में इसकी डायलिसिस और बाकी जितने भी आते हैं ना वो इसके लिए जरूरी होते हैं, अदरवाइज ये फिर इससे डेथ भी हो सकती है। उसके बाद एक्यूट किडनी रीनल फेलियर ये क्या है, रिवर्सिबल, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ये है रिवर्सिबल। इस किडनी फेलियर को रिवर्सिबल यानी ठीक किया जा सकता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट के जरिए इसको ठीक किया जा सकता है, क्रॉनिक को ठीक नहीं किया जा सकता। उसके बाद एक्यूट रीनल फेलियर में क्या क्या होता है, सडन लॉस ऑफ फिल्टरिंग एबिलिटीज ऑफ किडनी, किडनी की फिल्टरिंग एबिलिटीज क्या हो जाती हैं, एकदम खत्म हो जाती हैं, और ये एक्यूट किडनी फेलियर है। अब इसके जो मेन कॉजेज हैं, ये आपके सिलेबस का मेन पार्ट लिखा हुआ है, कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर। मेन जो सिलेबस में है ना वो ये वाला टॉपिक है। हम एक्यूट किडनी फेलियर के भी और क्रॉनिक किडनी फेलियर के भी कॉजेज देखेंगे। सबसे पहले हेमरेज ड्यू टू ट्रॉमा, यानी किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी इंजरी की वजह से स्वेयर ब्लड लॉस हो, यानी इतना ज्यादा ब्लड निकल जाए ना बॉडी से, मतलब उससे क्या हो, स्वेयर ब्लड लॉस फ्रॉम इंजरी लीड्स टू लो ब्लड फ्लो टू किडनीज। जब ब्लड कम होगा, ब्लड ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, ब्लड लॉस होगा, तो किडनी में ब्लड थोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्यूट रीनल किडनी फेलियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको ना AKF भी कहा जाता है, एक्यूट किडनी फेलियर, और क्रॉनिक किडनी फेलियर को क्या कहते हैं, CKF, ये भी टर्म्स यूज होती हैं। उसके बाद वॉमिटिंग और डायरिया में डिहाइड्रेशन होती है, और डिहाइड्रेशन से भी क्या हो जाता है,
एक्यूट रीनल फेलियर होता है। एक्यूट रीनल फेलियर के लिए एक और चीज भी आपने याद रखनी है, डिहाइड्रेशन, यानी पानी की जब कमी हो ना, स्वेयर डिहाइड्रेशन हो, तब होता है। उसके बाद डायूरिसिस, यानी यूरिन की एक्सेस सेक्रेशन होती है, स्वेटिंग होती है, तब भी डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तब भी एकेएफ हो सकता है। उसके बाद यूरेटर्स ब्लेडर या यूरिथ्रा में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो या किडनी स्टोन्स भी एक्यूट रीनल फेलियर काज करते हैं। स्वेयर नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया, नेफ्राइटिस किडनी के जो टिश्यूज का डैमेज होता है ना, उसकी जो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन्स होती हैं किडनी के टिश्यूज की, वहां पर जो डैमेज होता है उसको नेफ्राइटिस कहा जाता है। या ब्लड क्लॉट्स जो बनते हैं, ब्लड क्लॉट्स और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स दैट ब्लॉक ब्लड फ्लो टू द किडनी, यानी जो किडनी के अंदर आर्टरीज आती हैं ना, वो ब्लड लेकर आती हैं, उनके रास्ते में कोई इस तरह करके क्लॉट्स आ जाए, कोलेस्ट्रॉल आ जाए, जिससे वो ब्लड आगे नहीं जा पाता। आगे सर्टन कीमोथेरेपी ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, टॉक्सिन सच एज अल्कोहल, हैवी मेटल, कोकेन कैन कॉज किडनी फेलियर, ये भी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। उसके बाद द डिसीज दैट कुड कॉज किडनी फेलियर आर लॉस, इंजरी, हार्ट अटैक, लिवर फेलियर, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस, सडन डिहाइड्रेशन, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी किडनी फेलियर का कॉज बन सकती हैं। उसके बाद अगला आता है हमारे पास क्रॉनिक रीनल फेलियर। क्रॉनिक रीनल फेलियर का आपको पता है, क्रॉनिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसको ना बहुत टाइम लगता है, यानी जो किडनी का फिल्टरिंग फंक्शन होता है ना, उसका जो लॉस होता है वो ऐसा ऐसा होता है, यानी यहां पर ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉनिक रीनल फेलियर। अब क्रॉनिक रीनल फेलियर के बारे में आगे हम देखते हैं। इट इज आल्सो नोन एज क्रॉनिक किडनी डिसीज, इसको हम CKF भी कहेंगे, क्रॉनिक किडनी फेलियर, ये क्रॉनिक किडनी डिसीज, ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। उसके बाद इसमें ग्रेजुअल लॉस होता है। उसके बाद इसमें सबसे पहले जो मेन चीज है, इसमें जो अर्ली स्टेजेस होती है ना, यानी जब 40% तक आप जो टिश्यूज पेशेंट्स के तबाह हो चुके होते हैं, तब तक कोई सिम्टम शो ही नहीं होती। उसके बाद क्या होता है, सिम्टम्स इंक्लूड फैटीग, शॉर्ट ब्रेथ, स्वेलन हैंड्स, फीट्स, ब्लड इन यूरिन, ये तब शो होती हैं जब किडनी ऑलमोस्ट फेल होने के करीब आ चुकी होती है। क्रॉनिक किडनी फेलियर में नॉट बिकम अपेरेंट अनटिल द किडनी फंक्शन इज सिग्निफिकेंटली इंपेयर्ड, जब मुकम्मल तौर पे किडनी का जो फंक्शन है वो खत्म नहीं होता, तब तक इसके जो सिम्टम्स हैं वो अपेरेंट नहीं होती, इसका पता नहीं चलता। यानी ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है, ईयर्स समटाइम्स डिकेड्स भी लग सकते हैं, यानी 10 साल को एक डिकेड कहते हैं। अब किडनी फेलियर से क्या हो सकता है, एंड स्टेज रीनल डिसीज होती है, मैंने ऊपर भी आपको बताया, एंड स्टेज रीनल डिसीज ये वो होती है जिसमें किडनीज कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती, फेलियर मुकम्मल हो जाता है, इसलिए किडनी को निकालना पड़ता है और ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, विच इज फैटल अनलेस आर्टिफिशियल फिल्टरिंग या डायलिसिस के जरिए हर वीक उसका डायलिसिस किया जाए या किडनी ट्रांसप्लांट परफॉर्म किया जाता है ये। उसके बाद यहां पर एक बात लिखी हुई, डायबिटीज इज लीडिंग कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिसीज। जो डायबिटीज है 44%, जो ये जो शुगर होती है ना, ब्लड शुगर, 44% क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है वो डायबिटीज से होती है, और ब्लड प्रेशर की वजह से 28% होती है। उसके बाद यहाँ पर ये बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन दी हुई है, कैन प्रोग्रेस टू एंड स्टेज रीनल डिसीज एंड यूरीमिया, ये उसके बाद ये सारा यूरीमिया यानी विच इज फैटल अनलेस आर्टिफिशियल फिल्टरिंग और किडनी, यानी यूरीमिया और ESRD के ट्रीटमेंट के लिए फाइनल ट्रीटमेंट डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट ही होता है। उसके बाद आता है क्रॉनिक रीनल फेलियर के कॉजेज। अब इसके जो कॉजेज है ना, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आपके सिलेबस का मेन पार्ट है। सबसे पहला है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ पेल्विस एंड सराउंडिंग टिश्यू, यानी जो पेल्विस है ना, पेल्विस और किडनी के जो टिश्यूज है, रीनल पेल्विस वाला एरिया या उस जगह पे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए ना, तब भी क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाता है। नेफ्राइटिस यानी ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसको क्या कहेंगे, ये किडनी की इन्फ्लेमेशन। नेफ्राइटिस क्या होता है, बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है नेफ्रॉन्स या किडनी वाले एरिया के, ग्लोमेरुलाई, इसको हम नेफ्राइटिस कहते हैं। डैमेज ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो डैमेज होता है ब्लड वेसल्स में, उसकी वजह से भी होता है। और डायबिटीज मेलाइटिस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, यानी ये 28% काज करती है और ये कितनी काज करती है, 44%। और एडिशनल में ये आपने एक बार रीड कर लेना ये कौन कौन सी चीजें हैं, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल, सिस्ट डेवलप हो जाता है किडनी में, किडनी स्टोन इन्फ्लेमेशन एटसेट्रा, ये सारा कुछ जो है आपके क्रॉनिक रीनल फेलियर में। अब इसके कॉजेज, ये क्यों होता है, सारा कुछ हमने पढ़ लिया है, और ये पढ़ने के बाद मैं एंड पे यही कहता हूँ आप सेटिस्फाई, इस बार से सेटिस्फाई रहे कि इसको हमने सारे बोर्ड्स की बुक से इंक्लूड किया है। अब हम आगे 15.7 पढ़ेंगे, ये आपका सिलेबस था ना, यहाँ पर आप देखें ये 15.7, 15.8, इसमें हमने थर्मो रेगुलेशन और उसकी नीड्स पढ़नी है, लेकिन मैंने थर्मो रेगुलेशन वाला सारा टॉपिक ऑलमोस्ट ऐड किया है। इसमें सबसे पहले हम ह्यूमंस और मैमल्स में थर्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे, ये सारे एमसीक्यूज हैं। थर्मोजेनेसिस क्या होती है, हीट प्रोडक्शन मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ थर्मोजेनेसिस क्या होती हैं, उसके बाद हीट एक्सचेंज, एनिमल और इन्वायरमेंट में हीट एक्सचेंज कैसे होता है, उसके बाद हीट लॉस के मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं, और पांचवा हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म्स कैसे हैं कि हीट को बचा कर कैसे रखना है जब जरूरत होती है,
और छठे पे है हाइपोथैलेमस जो है, इसका थर्मोरेगुलेशन में क्या रोल है, और सातवें पे है कि जो रिस्पॉन्सेज हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है वो कौन कौन से होते हैं। और लास्ट पे, बल्कि यहाँ थर्मोरेगुलेशन की में एनिमल की क्लासिफिकेशन भी की गई है, ये जो 3 क्लासेस बनी हुई है ना, एंडोथर्म, एक्टोथर्म, हेट्रोथर्म्स, और उसके बाद ये जो क्लासिफिकेशन है पाइकिलोथर्म्स एंड होम्योथर्म्स, ये वाली किस बेस पे की हुई है हम पढ़ेंगे। और उसके बाद ये जो मेन टॉपिक आपका है सिलेबस में वो है थर्मोरेगुलेशन की ज़रूरत क्या है, नीड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोरेगुलेशन। आप ये देखें, ये देखें, डिस्क्राइब द, ये वाला जो पॉइंट है ना, मैं एक बार इसको रब कर लूँ, ये वाला जो पॉइंट, डिस्क्राइब द रेगुलेशन एंड इट्स नीड्स, उसकी नीड्स को हमने, थर्मोरेगुलेशन को यहाँ तक हमने इतना डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है सारी बोर्ड्स की बुक से, ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसकी नीड्स को देखेंगे। नीड्स के अंदर इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने वो करने हैं। ये करने के बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सक्रीशन वाले को। इसको जल्दी जल्दी करते हैं। इसमें ना मैं एक बेसिक बेसिक रीडिंग दूंगा, इतना ज़्यादा डिटेल में ये है कि कंसेप्ट तो इसमें इतने हैं नहीं, बेसिक थर्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन आ गई तो आप लोगों को कवर है। बाकी सारे एमसीक्यूज बनते हैं जिस तरह ये दिए हुए ये दिए हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले थर्मोरेगुलेशन होती क्या है, और थर्मोरेगुलेशन होम्योस्टेसिस के बारे में क्या पढ़ा था हमने, कि बाहर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना, इसमें जो भी चेंज आए, डज नॉट मैटर, चाहे वो वाटर चेंज है, उसमें रेगुलेशन के वाटर के रिलेटेड है, सॉल्वेंट फ्लूइड्स, टेम्परेचर के रिलेटेड है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है ना, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। बाहर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर 46 भी चला जाए, जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 ही रहे, ये होती है थर्मोरेगुलेशन। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट डज नॉट मैटर द टेम्परेचर इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी जितना बाहर टेम्परेचर हो कोई मैटर नहीं करता, इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहे 37 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, तो ये थर्मोरेगुलेशन होती है। ठीक है, अब थर्मोरेगुलेशन ह्यूमंस और मैमल्स में कैसे होती है, ये एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसकी मैं रीडिंग करता हूँ। ऑब्वियसली हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37.3 डिग्री सेल्सियस और 36.4 के दरमियान होता है, ये एमसीक्यू है। द एबिलिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर इज क्रिटिकल टू सस्टेन नॉर्मल लाइफ। डेथ जो है ना, अगर नॉर्मल रेंज पे टेम्परेचर नहीं रहता तो डेथ हो जाएगी, ऑब्वियसली। क्यों होगी, क्योंकि हमारी बॉडी के एंजाइम्स ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करते हैं, और अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा होता है तो वो एंजाइम्स वर्क नहीं करेंगे, और हमारी बॉडी के बेसिक जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है ना, जिस तरह ग्लाइकोलिसिस और ये सारे प्रोसेस हो ही नहीं पाएंगे। उसके बाद ये टेम्परेचर की रेंज लिखी हुई है, इतना मैमल्स और ह्यूमंस में टेम्परेचर होता है, ह्यूमंस में होता है, मैमल्स में क्या होता है, मैमल्स में ह्यूमन ही होते हैं ना ऑब्वियसली। उनका जो यहां पर बल्कि कोर बॉडी टेम्परेचर लिखा हुआ है, ये देखें, जो हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रक्चर बिलो द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज। स्किन जो है ना, स्किन और स्किन के नीचे जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं, उसके जो टेम्परेचर होता है ना, वो यही होता है 36.4 से 37.3 डिग्री सेल्सियस। और ह्यूमंस का जो टेम्परेचर होता है और मैमल्स का, वो 36 से 38 तक होना चाहिए। ये कोर बॉडी टेम्परेचर है जो स्किन के नीचे है, और ये है कि ह्यूमंस और मैमल्स का नॉर्मल टेम्परेचर 37 से 38 के दरमियान होता है। उसके बाद यहाँ पर ये एंडोथर्मियन बर्ड्स, ये हम बाद में देखेंगे जब हमने एंडोथर्म के बारे में देखना है। अब यहाँ पर है थर्मोजेनेसिस क्या होता है और हीट प्रोडक्शन मैकेनिज्म। अब यहां पर जो थर्मोजेनेसिस है ना, इसका क्या मतलब है, थर्मो मींस हीट एंड जेनेसिस मीन प्रोडक्शन, यानी जो हीट की प्रोडक्शन है इसको कहा जाता है थर्मोजेनेसिस। आपकी हीट क्यों प्रोड्यूस होती है, अभी ये जो आगे हम थर्मोरेगुलेशन में पढ़ने जा रहे हैं ना, इसमें मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। इसमें कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हॉट इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कोल्ड इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। अब जो हॉट इन्वायरमेंट्स में रहते हैं तो ऑब्वियसली उनके अंदर कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स या उनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी अडेप्शंस होंगी जिसके जरिए वो हीट का क्या करेंगे, लॉस करेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे आगे, हीट लॉस मैकेनिज्म्स प्लस हीट लॉस अडेप्शंस इन देयर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। एनिमल्स के स्ट्रक्चर में, बिहेवियर में कौन सी ऐसी अडेप्शंस है नेचुरली तौर पे जिससे हीट लॉस होती है, प्लस उनके अंदर कौन से ऐसे मैकेनिज्म्स है जिनसे हीट लॉस होती है। सेम इसी तरह जो कोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं वो कौन से एनिमल्स होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद इनकी भी क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद कौन सी अडेप्शंस है उनकी बॉडी के अंदर, उसके बाद कौन से मैकेनिज्म्स हैं जिसके जरिए वो हीट को कंजर्व करते हैं या गेन करते हैं, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हीट प्रोडक्शन मैकेनिज्म्स कौन से हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो पहला हीट प्रोडक्शन मैकेनिज्म है ना, वो यही है कि
जो रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म होता है, यानी जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सारा जो स्टेप होते हैं कंप्लीट, इसमें एंड पे क्या बनता है, एटीपी बनता है, और एटीपी के साथ जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, हीट होता है। तो जो मेन हीट के सोर्स है ना वो यही है, ये जो रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म है, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो मेन ह्यूमंस में हीट का सोर्स है। ये जो प्राइमरी हीट रिलीज होती है जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की ब्रेकडाउन से रिलीज होती है, और इसको कहते हैं थर्मोजेनेसिस। हीट प्रोडक्शन इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस, और इसको नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। थर्मोजेनेसिस की दो टाइप्स हैं सिंपली, एक है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और एक है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग का मतलब क्या होता है, कपकपाना, यानी जब सर्दी के अंदर हम कपकपाते हैं, हमारे मसल्स की मूवमेंट होती है, इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है। यहां पर अगर वॉलंटरी लिखा है तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसको क्लियर कर दूंगा दोबारा, इसको एडिट करके पीडीएफ को जब आपके एलएमएस पे अपलोड होगा। यहां पर इनवॉलंटरी मसल्स होना है, और मोटर न्यूरॉन्स के जरिए होती है, ये भी आप नोट कर लें, एमसीक्यू है। उसके बाद रिपीटेड स्टिम्युलेशन होती है, इससे क्या होता है, शिवरिंग रिस्पॉन्स मसल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हीट प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, यानी नॉर्मल बेसल मेटाबॉलिक रेट से 5 टाइम्स हीट प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है विद द प्रोसेस ऑफ शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो पहला ये है। दूसरा क्या है, दूसरा है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में ऑब्वियसली मसल्स यूज नहीं होंगे, ये इंटरनल बॉडी का हाई मेटाबॉलिक रेट जब वो ज्यादा हो जाता है तो ये नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है। इसमें दो हार्मोन्स बेसिकली यूज होते हैं, एक होता है थायरॉक्सिन हार्मोन ये वाला, और एक होता है एड्रीनालिन हार्मोन। थायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म हीट प्रोडक्शन करता है, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, ये एमसीक्यू है। और एड्रीनालिन शॉर्ट टर्म इंक्रीज करता है। और इसके अलावा बाकी इसमें अब आगे हम एडेप्शंस देखेंगे। खैर एड्रीनालिन जो होता है ना, ये मेटाबॉलिक रेट को ये भी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, लेकिन ये स्लो शॉर्ट टर्म होता है बेसिकली। और जो थायरॉक्सिन होता है ये भी बढ़ाता है मेटाबॉलिक रेट को, लेकिन ये लॉन्ग टर्म हीट प्रोडक्शन करता है। उसके बाद कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ब्राउन फैट होता है, और ये फैट भी एज एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, इसको ब्राउन एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। ये वाला जो ये हीट प्रोडक्शन करता है, यानी इसको क्या कहते हैं, ब्राउन एडिपोज टिश्यू कहते हैं। और ये भी क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। और उसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली होते हैं ज्यादा सारे, इसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू में जिसको ब्राउन एडिपोज टिश्यू कहते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो हीट को जनरेट करते हैं, एटीपी की जगह हीट को बना देते हैं। अब उसके बाद आता है हीट एक्सचेंज बिटवीन द एनिमल्स एंड द एनवायरमेंट। अब एनिमल्स को हीट गेन और हीट लॉस को बैलेंस करना होता है, यानी कब उनको हीट गेन करनी होती है, कब उनको हीट लॉस करनी होती है, इनके दरमियान एक बैलेंस होता है। तो इस वजह से उनकी बॉडी के अंदर कुछ अडेप्शंस होती हैं जो मैंने ऊपर बताई है ना, कि कोल्ड जो एरियाज में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर भी अडेप्शंस होती है, और हॉट एरियाज में रहने वाले की बॉडी के अंदर अडेप्शंस होती हैं। तो ये स्ट्रक्चरल अडेप्शंस होती हैं, और साथ क्या होती हैं, बिहेवियर की अडेप्शंस होती हैं, कि कौन कौन सी ऐसी बिहेवियरल अडेप्शंस होती हैं, शो करते हैं जिसकी वजह से हीट गेन या हीट लॉस होती है। सबसे पहले सबडर्मल फैटी लेयर होती है इंसुलेशन की। सबडर्मल फैटी लेयर इंसुलेशन, यानी ये इंसुलेशन के तौर पे एक्ट करती है। और उसके अलावा जिस तरह वेल्स के अंदर ब्लबर होता है, ब्लबर एक स्ट्रक्चर होता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, इससे क्या होता है, इंसुलेशन होती है। उसके बाद स्वेट ग्लैंड्स की प्रेजेंस होती है। स्वेट ग्लैंड की प्रेजेंस, जब ये प्रेजेंस होगी तो इसका मतलब ये क्या है, ये कूलिंग में हेल्प करेंगे। ऑब्वियसली ये उन एनिमल्स में ज्यादा होंगे जो हॉट एरियाज में रहते हैं, जो पेंटिंग के लिए लंग्स को मॉडिफिकेशन हुई होती है, जिस तरह डॉग्स में हुई होती है ना, वो जबान को बाहर निकाल के बाहर ज्यादा तेज तेज सांस ले रहे होते हैं, ये इसको हम पेंटिंग कहते हैं। तो ये भी ये डॉग्स में होती है ताकि वो हीट को बाहर निकाल सकें, ये भी होता है ताकि वो हीट कूलिंग इफेक्ट पैदा करके टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। और ये इंसुलेशन ये ऑब्वियसली उन एरियाज में होगी जहां पर सर्दी होती है, यानी कोल्ड एरियाज में। बिहेवियर की अडेप्शंस ऐसी होती हैं कि कुछ एनिमल्स अंडरग्राउंड हो जाते हैं हीट के दौरान, जिस तरह ये ग्राउंड स्क्वेरल्स हैं, ये अपनी बरोज के अंदर मूव कर जाते हैं। उसके बाद बास्किंग, यानी जो सूरज के नीचे, सन के नीचे लेटना, ताकि वो क्या कर सकें, हीट को एब्जॉर्ब कर सकें। ये क्या करते हैं, ये लिजर्ड्स कुछ होती हैं तो जो सन बास्किंग करती हैं। उसके बाद ये यहाँ पर बॉडी की कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं कि जहां पर जो सरफेस एरिया है ना, वो ऐसा मतलब ऐसा है कि बॉडी मूवमेंट करके सरफेस एरिया हीट एक्सचेंज के लिए समटाइम ज्यादा कर लेते हैं। यानी जहां पर उनको क्या हो, जहां पर वो हॉट एनवायरनमेंट में वो क्या करेंगे, ऐसी बॉडी की पोस्चर बनाएंगे, ऐसी पोजीशन बनाएंगे जिससे क्या हो जाएगा, उनकी बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। जब बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो हीट लॉस भी ज्यादा होगा। और जब ठंडे इलाकों में होते हैं तो उस टाइम वो ऐसे करते हैं कि बॉडी की कुछ ऐसी पोजीशंस बनाते हैं, उनका बॉडी का एरिया कम हो जाता है, और उससे क्या होता है, हीट लॉस कम हो जाता है। इस तरह करके होता है। आगे
हीट लॉस के अब कुछ मैकेनिज्म्स हैं, हम ये देखते हैं। ये तो सिंपल सिंपल से आप इनको एक बार रीड कर लें, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ना अडेप्शंस, ये कुछ नेचुरली तौर पे होती हैं, ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल अडेप्शंस, बिहेवियर अडेप्शंस, यानी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके, यानी अब जिस तरह हॉट एनवायरनमेंट्स में है ना रहने वाले, उन एनिमल्स के एयर्स भी बड़े होंगे, टेल्स भी बड़ी होंगी और लेग्स भी बड़ी होंगी। क्यों? ताकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है बॉडी का, और जब सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो हीट लॉस भी ज्यादा होगी। जो कोल्ड एरियाज में रहते हैं उनके एयर्स, टेल्स, लेग्स थोड़ी छोटी होती हैं, जिससे क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है और हीट लॉस भी कम हो जाता है। तो ये बात है इसमें। अब इसमें रेडिएशन के जरिए भी हीट लॉस होती है, यानी बॉडी नेचुरली इंफ्रारेड रेज को रिलीज करती है, ठीक है। यानी इस टाइम भी इंफ्रारेड रेज रिलीज हो रही होंगी। अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ टोटल हीट लॉस इन ह्यूमंस। कौन सी रेज इमिट करते हैं? इंफ्रारेड, इन्वायरमेंट में। ये बेसिकली किसी को टच करें या ना करें, किसी भी कंटेक्ट की जरूरत नहीं होती, हर टाइम ये प्रोसेस हो रहा होता है रेडिएशन का। ये इंफ्रारेड रेज होती हैं। उसके बाद कन्वेक्शन और कंडक्शन। कन्वेक्शन और कंडक्शन का पता है। कंडक्शन क्या होती है? एक गर्म बॉडी से ना, हॉट बॉडी से टेम्परेचर ट्रांसफर होता है किसी कूल बॉडी में। यानी हाइट, एक बॉडी जिसका टेम्परेचर हाई है, जब वो किसी दूसरी बॉडी को टच करती है, एक बॉडी हाई टेम्परेचर पे है, जब वो किसी दूसरी बॉडी को टच करेगी और वो बॉडी, उसका क्या है, टेम्परेचर हाई नहीं है, यानी वो कूल बॉडी है, तो हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम हायर टू हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से कूल टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ, और इसको कहते हैं कंडक्शन। और कन्वेक्शन क्या होता है? बॉडी से टेम्परेचर, बॉडी से जो टेम्परेचर जाता है कहां पर, हीट जाती है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी टू वाटर या एयर। अब हम ह्यूमंस हैं, यानी टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके इर्द गिर्द उनकी स्किन के पास एयर होती है, और जो एक्वेटिक होते हैं उनकी स्किन के पास वाटर होता है। तो उनकी बॉडी से जब हीट निकल के एयर या वाटर में जाती है, इसको कहा जाता है कन्वेक्शन। अब यहां पर ये कन्वेक्शन और कंडक्शन में क्या होता है? वैसोडाइलेशन होती है। वैसोडाइलेशन में क्या होता है? जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये एक्सपैंड हो जाती हैं, यानी इनके दरमियान जो ये वाला एरिया होता है ना, ये बढ़ जाता है, और जब ये एरिया बढ़ जाता है तो इसमें ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है, और जब ब्लड फ्लो ज्यादा होता है तो हीट एक्सचेंज भी ज्यादा होता है। और एवेपोरेशन का बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है एवेपोरेशन क्या होती है। एवेपोरेशन एक ऐसा स्टेप होता है, प्रोसेस होता है जिसके जरिए जो बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करती है, स्वेटिंग होती है, कूलिंग इफेक्ट होता है, वो सारा होता है। उसके बाद ये वेपोरेटिव कूलिंग है, जिस तरह ये डॉग्स में होती है, या जो बैट्स होती हैं, चमगादड़ नहीं होते, वो स्लाइवा को यूटिलाइज करते हैं और यूरिन को, यानी वो अपने ऊपर ही यूरिन करते हैं, यूरिनेट करते हैं, ताकि कूलिंग इफेक्ट उनको प्रोड्यूस कर सके, जो बैट्स होती हैं। उसके बाद हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म्स कौन से एनिमल्स के अंदर होते हैं? जिसमें हीट को कंजर्व किया जाता है। तो ये भी वही बात है, एक सेकेंड, ये भी वही होते हैं जिसके जरिए वो हीट को कंजर्व कर सकें। अब ये कौन से एनिमल्स में होती होगी? जो ऑब्वियसली कोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं, ताकि वो हीट को अपनी बॉडी के अंदर कंजर्व कर सकें। इसमें जो पहला है वो है इंसोलेशन, यानी एक हाइपोडर्मिस की फैटी लेयर प्रेजेंट होती है स्किन के नीचे, जो इंसोलेशन प्रोवाइड करती है, यानी वो इंसुलेट कर लेती है हीट को अपनी बॉडी के अंदर। उसके बाद फैट इंसुलेशन होती है वाइटल ऑर्गन्स के इर्द गिर्द, यानी कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जिस तरह हार्ट, किडनी, और ये क्या, इनके इर्द गिर्द एक विसरल फैट लेयर होती है। आपने इनके एनाटॉमी में पढ़ा होगा विसरल फैट लेयर। तो ये जो विसरल फैट लेयर होती है, ये क्या करती है? टेम्परेचर को फ्लक्चुएट होने से प्रोटेक्ट करती है, यानी ये एक नेचुरल ब्लैंकेट के तौर पे यूज करती है। उसके बाद वैसोकंस्ट्रिक्शन क्या होता है? वैसोकंस्ट्रिक्शन में जो, जिस तरह वैसोडाइलेशन था ना, वैसोडाइलेशन में मैंने बताया था कि जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाती हैं? एक्सपैंड हो जाती हैं, इस तरह करके। वैसोकंस्ट्रिक्शन में ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं? कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और जब कंस्ट्रिक्ट होती हैं तो ब्लड का फ्लो इनके अंदर बहुत बहुत कम हो जाता है, यानी ब्लड सिर्फ इंटरनल टिश्यूज तक पहुंचता है जहां पर इसकी जरूरत होती है। तो जब ब्लड का फ्लो इसमें कम होता है तो हीट क्या होती है? लॉस ही नहीं होती, बहुत कम हीट लॉस होती है, हीट लॉस क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। अब उसके बाद आ जाता है हीट एंड फर, हेयर एंड फर, सॉरी। अब हेयर एंड फर में क्या होता है कि जो हेयर होते हैं वो, जो ह्यूमंस होते हैं वेरी लिमिटेड होते हैं उनमें हेयर, यानी यहां पर आप देखेंगे ह्यूमंस हैव रिलेटिवली स्पार्स हेयर कंपेयर टू अदर मैमल्स। इंसानों में जो बाल होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, और उसके पीछे रीजन क्या है कि हर जो हेयर फॉलिकल होता है ना, उसकी बेस के नीचे, यानी ये जो हेयर है ना, हेयर यहां पर, इसकी बेस के नीचे यहां पर एक मसल होता है, उस मसल को कहा जाता है इरेक्टर मसल। अब ये इरेक्टर मसल क्या करता है? जब कोल्ड कंडीशंस होती है ना, कोल्ड कंडीशंस, जब ठंड होती है, तो उस टाइम क्या होता है? ये जो मसल्स होते हैं, इरेक्टर मसल्स, ये कंट्रैक्ट कर जाते हैं, यानी सुकड़ जाते हैं ये वाले, जिससे हेयर क्या हो जाता है? जब ये सुकड़ते हैं तो हेयर स्ट्रेट अप हो जाता है, यहां बिल्कुल स्ट्रेट अप हो जाता है। और जब ये स्ट्रेट अप हो जाता है तो ये वार्म एयर जो होती है ना इस स्किन की सरफेस के ऊपर, उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेता है।
ये ठंड में जब कोल्ड इन्वायरमेंट होता है तब बता रहा हूं, जो इरेक्टर मसल्स होता है वो कंट्रैक्ट होता है, और कंट्रैक्ट जब होता है तो वो क्या होता है, हेयर को यहां पर स्ट्रेट कर देता है, और जब स्ट्रेट हो जाता है तो जो ऊपर गर्म हवा चल रही होती है स्किन की सरफेस के ऊपर, उसको अपनी बॉडी के अंदर इंट्रैप कर लेता है, और ये इंसुलेशन के तौर पर एक्ट करता है। और मैमल्स के अंदर फर होता है जो थिकर लेयर होती है स्किन और इन्वायरमेंट के दरमियान, ये भी हीट लॉस से बचाती है। स्पेशलाइज्ड फैट लेयर्स होती हैं, ये कुछ एनिमल्स में अलग होती हैं और कुछ में अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने अभी बताया था कि ब्लबर एक लेयर होती है स्किन के बिल्कुल नीचे होती है, ये इंसुलेटिंग फैटी लेयर होती है, ये भी हीट को क्या करती है, कंजर्व कर लेती है अपने अंदर। यानी ये एक तो हीट को कंजर्व करती है, दूसरा एनर्जी को भी ये स्टोर करती है, और तीसरा बियोयंसी एक प्रोसेस होता है उसमें भी हेल्प करती है ये इसके। लेकिन इसका मेन जो काम होता है ना वो ये होती है एक्ट एज इंसुलेशन। और उसके अलावा यहां पर एक और चीज थी, हाँ, जो वाटर होता है ना, वाटर पानी के अंदर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जिस तरह वेल मैमल्स होते हैं, वेल, सील्स, या और बाकी जो फ्रीजिंग वाटर में रहते हैं, यानी जो फ्रीजिंग वाटर में रहते हैं ना, उनमें क्या होता है, मतलब उन बहुत ज्यादा टेम्परेचर, यानी जो एयर होती है ना, एयर ये तो वार्म होती है बाहर वाली, लेकिन उनके इर्द गिर्द बर्फ होती है, तो उस टाइम क्या होता है, जो वाटर होता है ना वो 20 टाइम्स फास्टर, जो वाटर हीट को कंडक्ट करता है ना, यानी मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो वेल्स होती हैं या जो फ्रीजिंग वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वो कहां रहते हैं, वो तो ऑब्वियसली उनके इर्द गिर्द क्या होती है, बर्फ होती है। अब बर्फ होती है तो इसका मतलब यह है कि उनसे तो हीट, जो हीट लॉस होती है ना वाटर, वो 25 टाइम्स इवन एक्स्ट्रा हो जाती है। यानी 25 टाइम्स एक्स्ट्रा का मतलब यह है कि जो वाटर होता है ना, वाटर, वो हीट, वाटर के अंदर जो हीट लॉस होती है ना, कंडक्ट हीट करता है 25 टाइम्स फास्टर देन एयर। यानी जो ह्यूमंस के अंदर ऊपर एयर होती है ना, उसमें वो तो ट्रैप हो जाती है, लेकिन जो ये बर्फ होती है इनके गिर्द या वाटर होता है, उसमें हीट लॉस होने के जो चांसेस होते हैं वो 25 टाइम्स ज्यादा हो जाते हैं। तो इसी को मेंटेन करने के लिए एक लेयर होती है ब्लबर की। अब ये ब्लबर मैंने बताया ये हीट की इंसुलेशन के तौर पे एक्ट करते हैं, ये उनमें होते हैं जो ज्यादातर फ्रीजिंग वाटर्स में रहते हैं। उसके बाद हाइपोथैलेमस का रोल क्या होता है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसके बारे में आपने इसको एक बार रीडिंग कर लेनी है, ये आपके सामने पूरी स्क्रीन पड़ी है, इसको मैं रीड नहीं करता। यहां पर इसमें ये लिया हुआ है कि जब बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है एक नॉर्मल पॉइंट से, यानी फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेल्सियस से बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो हाइपोथैलेमस क्या क्या प्रोसेस करता है, एक तो ये कर देता है वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन से क्या होता है, बॉडी लॉस, हीट लॉस ज्यादा होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है, स्वेट पैदा होता है। उसके बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ताकि हीट कम से कम प्रोड्यूस हो। यहां पर ये पूरे के पूरे एमसीक्यूज दिए हुए यहां पर। और जब बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो उस टाइम क्या हो जाता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, स्वेटिंग इनहिबिट हो जाती है, पेंटिंग जो ये डॉग्स के अंदर होती है इनहिबिट हो जाती है, और मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन रिलीज होते हैं, और शिवरिंग जो होता है उसके लिए मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, शिवरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब उसके बाद होता है क्लासिफिकेशन है एनिमल्स की, ये किस बेस पे है, ये अब हम देखते हैं एनिमल्स की क्लासिफिकेशन। एनिमल्स की जो अभी वाली क्लासिफिकेशन दी हुई है ना, ये दो टाइप की यहां पर इसमें लिखी हुई होती है, एक होती है पॉइकिलोथर्म्स और एक होती है, एक ये वाले पॉइकिलोथर्म्स है, इसको हम देखेंगे, और उसके बाद एक दूसरा ग्रुप है होमियोथर्म्स, इनको देखेंगे। बाकी आपने इसको एक बार रीड कर लेना है। पॉइकिलोथर्म्स क्या होते हैं, ये वो एनिमल्स होते हैं जो बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखते, यानी इनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कह सकते हैं, यानी पॉइकिलोथर्म्स। अब ये क्या होता है, इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, नो कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर बाहर टेम्परेचर कम है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। यानी ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखते, देयर बॉडी टेम्परेचर राइजेस और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन द आउटसाइड टेम्परेचर। जैसा आउटसाइड का टेम्परेचर, अगर बाहर गर्मी है तो इनकी बॉडी टेम्परेचर वार्म हो जाएगा, अगर कोल्ड है तो बॉडी टेम्परेचर इनका कूल हो जाएगा। इसको कहा जाता है पॉइकिलोथर्म्स। इनका दूसरा नाम होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरे आते हैं, जिस तरह ह्यूमंस हैं, मैमल्स हैं, या बाकी जो हैं बर्ड्स, मैमल्स हैं, ये क्या होते हैं, ये बॉडी टेम्परेचर चाहे बाहर जो फर्क ही नहीं पड़ता, ये होम्योस्टेसिस का प्रोसेस रखते हैं, यानी थर्मोरेगुलेशन करते हैं। इनको होम्योथर्म्स कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये होम्योस्टेसिस करते हैं, अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या टेम्परेचर है क्या नहीं, इनको इसलिए हम कहते हैं होम्योथर्म्स। अब ये जो ऊपर पॉइकिलोथर्म्स है ना, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, अच्छा होम्योथर्म्स को क्या कहा जाता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। अब ये जो पॉइकिलोथर्म्स हैं, इनमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, एक तो इनमें सारे इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं,
फिशेज आती हैं, एम्फीबियंस आते हैं और रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में जिस तरह ये लिजर्ड, स्नेक या टर्टल्स, एम्फीबियन में ये फ्रॉग्स वगैरह आते हैं, और इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, स्नेल्स वगैरह आते हैं। और बाकी जो होम्योथर्म्स होते हैं, होम्यो के अंदर बर्ड्स या मैमल्स आते हैं। बर्ड्स और मैमल्स का आपको पता है, इसमें पूरी यही लिखी हुई है। उसके बाद ये हीट प्रोडक्शन की बेस के ऊपर इसकी 3 टाइप्स हैं, एक एंडोथर्म्स है, एक एक्टोथर्म्स है, एक होम्योथर्म्स है। ये आपने सारी अपने बोर्ड की बुक में पढ़ी होंगे, ये सारी बेसिक डेफिनेशंस है। इसको एक बार मैं रीड कर देता हूं। एनिमल्स दैट जनरेट देयर ओन बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म, यानी ये वो एनिमल्स होते हैं जो अपने अंदर की बॉडी हीट को प्रोड्यूस करते हैं। यानी जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है उसमें बाई प्रोडक्ट क्या होता है, हीट होता है। तो ये वो उस हीट को प्रोड्यूस करते हैं इंटरनल के जरिए, इनको हम कहते हैं एंडोथर्म्स। और उसके बाद इनकी बॉडी के अंदर ऐसी एडेप्शंस होते हैं जिससे इंटरनल हीट को प्रोड्यूस करते हैं। और एंडोथर्म्स को ही, जो एंडोथर्म्स होते हैं ना, ये होम्योथर्म्स होते हैं। बेशक ये आप लिख लें, आगे भी हम देखेंगे यहां पर ये एंडोथर्म्स, इनको क्या कहा जाता है, होम्योथर्म्स कहा जाता है। होम्योथर्म्स के बारे में अभी हमने पढ़ा है, पोइकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स, यानी जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। उसके बाद आता है एक्टोथर्म्स। जो एक्टोथर्म्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो एक्सटर्नल हीट होती है ना, बाहर वाली हीट, उस पर रिलाई करते हैं। एनिमल डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल हीट सोर्सेज, यानी सूरज हो गया या जो गर्म रॉक्स हो गई, उनके ऊपर ये रिलाई करते हैं हीट के लिए। इनकी जो मेटाबॉलिक हीट होती है वो बहुत कम होती है, और इनको क्या, यानी इनका बाहर का जो यानी इनकी मेटाबॉलिक हीट लो होती है, ये इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते। जो बाहर की हीट होती है ये उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसमें अंदर फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स वगैरह इस कैटेगरीज में आते हैं, और इनवर्टिब्रेट्स, यानी एक्टोथर्म्स को हम पोइकिलोथर्म्स भी कह सकते हैं। उसके बाद हेटेरोथर्म्स और या हेट्रोथर्म्स, इनको कुछ लोग हेटेरो पढ़ते हैं, कुछ हेट्रो पढ़ते हैं। दैट्स इट, वो हमारा कंसर्न नहीं। अभी हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये वो होते हैं जो समटाइम्स एक्टोथर्म के तौर पर एक्ट करते हैं और समटाइम्स एंडोथर्म के तौर पर एक्ट करते हैं, यानी ये दोनों टाइप्स के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, यानी बैट्स, स्विमिंग बर्ड्स वगैरह इसमें आते हैं। अब इसके बाद थर्मोरेगुलेशन स्ट्रेटजीज की बेस पे दो इसकी टाइप्स दी हुई हैं। ये बार बार इसलिए लिखी हुई क्योंकि बोर्ड्स की बुक्स के अंदर दी हुई थी, इसलिए मैं इनको रीड कर रहा हूं। एक होते हैं एक्टोथर्म या पोइकिलोथर्म्स, एंड एंडोथर्म या होम्योथर्म्स। अब ये वही बात है जो पहले मैं बता चुका हूं, यानी वो एनिमल्स, एक्टोथर्म या पोइकिलोथर्म्स, जो एक्सटर्नल टेम्परेचर पे रिलाय करते हैं टेम्परेचर के लिए, यानी एनिमल्स दैट रिलाय ऑन एक्सटर्नल टेम्परेचर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल हीट, उस पर रिलाय करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। यानी अगर वो ज्यादा है तो बॉडी टेम्परेचर भी इनका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर कम है तो बाहर वाली हीट, तो बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें सारा यही लिखा हुआ है। इसमें कुछ अडेप्शन है, आप इनको देख लेना है, इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। और एंडोथर्म, जिनको होम्योथर्म्स कहा जाता है, ये क्या होता है, इनकी अपनी मेटाबॉलिक हीट होती है, इंटरनल हीट को प्रोड्यूस करते हैं जिस तरह हम ह्यूमंस हैं। और ये होम्योथर्म्स होते हैं क्यों, क्योंकि अपनी इंटरनल हीट के जरिए अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो इनको एंडोथर्म्स को होम्योथर्म्स भी कहा जाता है। तो ये इसकी दो, अब हमने इसकी क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ लिया, एक एक्टोथर्म पढ़े हैं, एक एंडोथर्म पढ़े हैं। एक्टोथर्म्स को पोइकिलोथर्म्स कहते हैं और एंडोथर्म को होम्योथर्म्स कहते हैं। और उसके बाद जो हेटेरोथर्म्स होते हैं वो एक्टोथर्म भी हो सकते हैं और एंडोथर्म भी हो सकते हैं। उसमें दो चीजें आती हैं, एक बैट्स और ह्यूमिंग बर्ड्स आते हैं। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। उसके बाद आते हैं थर्मोरेगुलेशन, ये हेटेरोथर्म्स हैं, ये आपने देख लेना, अभी मैं बता चुका हूं। इसमें बैट्स और ह्यूमिंग बर्ड्स आते हैं, और बाकी इसके बाद इनमें एक हाइबरनेशन का भी प्रोसेस होता है। ये सारा रीडिंग मटेरियल है। उसके बाद ये हमारा मेन टॉपिक था कि ये थर्मो रेगुलेशन की नीड क्यों है, और ये बहुत इजी सा टॉपिक लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो जो हमारी बॉडी के एंजाइम्स होते हैं वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब 37 डिग्री सेल्सियस अगर मेंटेन होगा तो तब जाके एंजाइम्स वर्क करेंगे और सारी मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज मेंटेन होंगी। पहला तो ये हो गया। दूसरा, ऑर्गन फंक्शंस जो है ना, उनके वर्किंग के लिए एक स्टेबल टेम्परेचर रिक्वायर होता है। और अगर थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन आ जाए उनकी, या फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ जाए, फॉर एग्जांपल हार्ट रिदम्स थोड़ी सी तब्दील हो जाए, तो क्या हो जाता है, पूरी बॉडी का जो फंक्शन होता है वो सारे का सारा खराब हो जाता है। इसलिए ऑर्गन फंक्शन की मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं। उसके बाद एनर्जी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। उसके बाद जो नॉर्मल मसल्स का फंक्शंस होते हैं उनकी सपोर्ट के लिए जरूरी होते हैं। आपने इसको रीड कर लेना, इसमें सिंपल सिंपल सी बातें लिखी हुई हैं। और उसके बाद नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए भी थर्मोरेगुलेशन जरूरी है। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए थर्मोरेगुलेशन जरूरी है। और उसके बाद जो वेरिएबल इन्वायरमेंट्स होते हैं ना, उसमें सर्वाइवल, जिस तरह हम नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जहां पर स्नोफॉल हो रहा है वहां पर भी सर्वाइव कर लेते हैं, और जो गर्म इलाके होते हैं जिस तरह सिब्बी का इलाका है वहां भी सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर
एक थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस है जिसके जरिए हम वेरिएबल इन्वायरमेंट्स में, जो चेंजिंग इन्वायरमेंट्स हैं, उनमें भी रह सकते हैं। ये पोइकिलोथर्म्स और एक्टोथर्म्स जिस तरह नियम है। उसके बाद हार्मोनल जो बैलेंस होता है, एंडोक्राइन एक्टिविटी, ये भी बॉडी टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होती है। जो एबनॉर्मल टेम्परेचर होते हैं वो हार्मोन के रिलीज या एक्शन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, और इससे क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं और फिजियोलॉजिकल बैलेंस बॉडी के अंदर मेंटेन रहता है इस थर्मोरेगुलेशन के जरिए। यहाँ आकर हमारा जो सारा थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस है कंप्लीट होता है। अब ये इसमें ना आप लोगों को ये थोड़ा बोर लग रहा होगा, इसके पीछे रीजन ये है कि क्योंकि ये जो है ना टॉपिक बोर करने वाला है, क्योंकि रीडिंग है इसमें समझा, जिस तरह मैंने किडनी के अंदर एक एक चीज को समझाया था वो सारा आपका समझने वाला था, ये रीडिंग था, इसलिए मैंने इसको रीड भी कर दिया ताकि आपके एमसीक्यूज पक्के हो जाएं और बाकी आपको कोई इशू भी ना रहे। बाकी आपने इसको एक बार रीड कर लेना है, मैंने आपके सामने पूरी स्लाइड्स या ओपन करके रख दी हैं। अब इसके बाद हम अगला स्टेप देखेंगे, अगला लास्ट देखेंगे, वो है एक्सक्रीशन का प्रोसेस। इसके बाद हमारा हो जाएगा लेक्चर एंड, और लेक्चर जब एंड हो जाएगा तो इसकी आपने रिवीजन और प्रैक्टिस खुद करनी है। इसको एक बार लेक्चर्स को बेशक 2x पे आप देख लें ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए। रिवीजन के लिए आप लेक्चर्स को 2x या 2.5x, जब मैं देखता था ना लेक्चर्स इसी तरह करके देखता था, 2x या 2.5x पे करके देखता था, मेरा टाइम कम वेस्ट होता था। अब इसके बाद हम थर्मो एक्सक्रीशन को स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक्सक्रीशन को देखेंगे। एक्सक्रीशन, इसमें जो आउटलाइन दी हुई है ना सिलेबस में, वेरियस नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स एक्सक्रीटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, ये आपकी आउटलाइन दी हुई है, तो इसमें मैंने एक्सक्रीशन का सारा प्रोसेस इंक्लूड कर दिया है। और ऑब्वियसली आपके सिलेबस का कंप्लीट पार्ट नहीं है, लेकिन आपने कंप्लीटली करना है क्योंकि पीएमडीसी का कोई पता नहीं, वो उन्होंने एक्सक्रीशन का लफ्ज दे दिया, तो इसका मतलब वो इस पूरे टॉपिक में से भी एमसीक्यूज दे सकते हैं। तो इसकी मैं बेसिक आपको बताऊंगा, बाकी आपने इस पीडीएफ से इसको रीड कर लेना है, आपके सामने स्लाइड्स ओपन है, आप चेक कर सकते हैं। रीडिंग जब आप करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले एक्सक्रीशन होती क्या है? एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए बॉडी के अंदर से जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म विद इन सेल्स। सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं कौन कौन से, जिस तरह डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, उसके बाद प्रोटीन की ब्रेकडाउन, ये डाइजेशन, रेस्पिरेशन, प्रोटीन ब्रेकडाउन, ये सेल्स के अंदर प्रोसेस होते हैं। इनके जरिए कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, वेस्ट मटेरियल रिलीज होते हैं, केमिकल वेस्ट मटेरियल्स, उनका रिमूवल जो होता है उसको एक्सक्रीशन कहा जाता है। एक्सक्रीशन का वर्ड लैटिन वर्ड से आता है जिसका मतलब है शिफ्टेड आउट। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, क्यों? इससे एक तो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो मेंटेन हो जाता है, यानी वाटर का बैलेंस मेंटेन रहता है। एक्सक्रीशन से वाटर का बैलेंस मेंटेन रहता है, ये एमसीक्यू आ सकता है। उसके बाद तीसरा जो आयोनिक बैलेंस है ना, सोडियम, पोटाशियम और उसके बाद कैल्शियम का जो आयोनिक बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। उसके बाद एसिड बेस बैलेंस बॉडी का मेंटेन रहता है, यानी पीएच कंट्रोल रहती है। यानी अभी इसके जो फायदे लिखे हुए हैं यहाँ इस लाइन में, काफी एमसीक्यूज दिए हुए हैं। पहला, ये नाइट्रोजनस वेस्टेज को रिमूव करता है। दूसरा, ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को। तीसरा, ये सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम आयंस, ऑर्गेनिक आयंस और वाटर के बैलेंस को मेंटेन रखता है। और तो लास्ट, ये पीएच को मेंटेन करता है, यानी एसिड बेस बैलेंस को। अब उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ये होते हैं जिस तरह ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स होते हैं ना, जब इनका मेटाबॉलिज्म होता है, ये आपने वो रेस्पिरेशन में देखा होगा, तो एंड पे क्या बनता है? CO2 और वाटर। अब ये वाटर भी बाहर निकल जाता है, इसके निकालने के कई प्रोसेस हैं, और CO2 आपको पता है कैसे निकलती है, मुझे आप बता सकते हैं, बल्कि मैं ही बता देता हूं। एक्सहेलेशन जब करते हैं तो उसके जरिए CO2 निकल जाती है। प्रोटीन्स और न्यूक्लियर प्रोटीन्स का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो वेस्ट नाइट्रोजन बनती है। ये जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ये ज्यादा हार्मफुल नहीं होते, लेकिन फिर भी इनको निकाल दिया जाता है एक्सेस में हो तो। लेकिन जो ये मेटाबॉलिज्म इनका प्रोटीन्स का होता है तो नाइट्रोजन बनती है, ये नाइट्रोजन बहुत हार्मफुल होती है, और ये इसको बॉडी के जरिए निकाला जाता है डिफरेंट मैकेनिज्म्स के जरिए। अब ये जो नाइट्रोजन है ना, ये बहुत टॉक्सिक होती है अगर ये कंसंट्रेटेड हो जाए, यानी ज्यादा हो जाए, तो इससे क्या होता है? एक तो कन्वलियंस डेथ या कॉमा डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से एक्सक्रीशन का प्रोसेस किया जाता है। अब एक्सक्रीशन के प्रोसेस में आगे देखते हैं। अब ये नाइट्रोजिनस वेस्ट कैसे बनता है? जब अमाइनो एसिड्स का कैटाबॉलिज्म होता है ना, तो अमाइनो एसिड्स के अंदर एक ग्रुप होता है, एक सेकंड, आई थिंक सो इंक एंड हो गई है। अब जब अमाइनो एसिड्स का क्या होता है? कैटाबॉलिज्म होता है, तो उससे क्या होता है? या तो जो अमाइनो ग्रुप होता है ये क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है, डीएमिनेशन हो जाती है इसको कहा जाता है डीएमिनेशन। या वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में चला जाता है, इसको ट्रांसमाइनेशन कहा जाता है, यानी अमाइनो ग्रुप एक मॉलिक्यूल से दूसरे में चला जाता है, ठीक है, तो इसको ट्रांसमाइनेशन कहा जाता है। अब ये नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, यहां पर मैं आपको बताता हूं। मोस्ट ऑफ द वेस्ट नाइट्रोजन इज एक्सक्रीटेड एज, एनिमल्स की बॉडी से ज्यादातर नाइट्रोजन जो होती है वो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में निकलती है। कुछ क्वांटिटीज उसकी क्रिएटिनिन,
क्रिटीन, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, अमाइनो एसिड्स, प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स, इनकी फॉर्म में भी निकलती हैं लेकिन लोअर क्वांटिटीज। और जो ज्यादातर क्वांटिटीज निकलती हैं नाइट्रोजन की वो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के जरिए निकलती हैं। और जब प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स का मेटाबॉलिज्म होता है तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं। हाइपोजेंथीन, जेंथीन, यूरिक एसिड, एलेंटोइन, यूरिया, अमोनिया। अब प्यूरिन और पिरिमिडीन्स के बारे में आपको पता है। प्यूरिन्स जो होते हैं ये वाले, इनमें डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी 2 रिंग्स होती हैं, डबल रिंग्ड होती हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। और उसके अलावा ये जो प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स होती हैं ये डीएनए या आरएनए के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना वो होते हैं। यानी प्यूरिन्स में एडेनिन और गवानीन होता है, A+G, ये किस में होता है? प्यूरिन्स में। और इसके बाद जो बचता है पिरिमिडीन्स, उसमें साइटोसिन प्लस थायामीन डीएनए में या यूरासिल आरएनए में, ये किस में होता है? पिरिमिडीन्स में होता है। जब इनकी ब्रेकडाउन होती है ना, मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये वाले रिलीज होते हैं। यहां से एमसीक्यू बन सकता है यूरिया, अमोनिया, एलेंटाइन, यूरिक एसिड, जेंथीन एंड हाइपोजेंथीन। अब इसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट। हैबिटेट के साथ उनका जो को रिलेशन है ये डिपेंड करता है वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, उनकी फूड मतलब उनके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है, ज्यादा है या थोड़े हैं, उनकी नेचर कैसी है, ये डिपेंड करता है वाटर की अवेलेबिलिटी पे, फूड की नेचर पे। यानी जिस तरह कार्निवोरस होते हैं वो उनमें नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन रिच डाइट्स खाते हैं, उनकी जो डाइट होती है वो होती ही गोश्त है, मीट, तो इस वजह से उनमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है। एनिमल हैबिटेट पे भी डिपेंड करता है। अब इसके बाद हैबिटेट को रिलेशन, यानी जो अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ये ज्यादातर किन में होता है? इक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, जो पानी में रहते हैं। और क्यों? क्योंकि अमोनिया को रिलीज करवाने के लिए पानी ज्यादा चाहिए होता है। ये अब आगे देखेंगे कितना चाहिए होता है। इस वजह से इक्वेटिक इन्वायरमेंट्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है अमोनिया। ज्यादा पानी इनके पास ऑलरेडी होता है, इस वजह से अमोनिया को भी रिलीज करवाने के लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो इसलिए इनका जो होता है वो होता है अमोनिया। और इनको कहा जाता है अमोनो अमोनोटैलिक। ये आगे हम जाके देखेंगे। इसमें फिश और एम्फीबियंस आते हैं। यूरिया जिनमें होता है उनको यूरियोटैलिक कहा जाता है। ये ज्यादातर इक्वेटिक और ट्रिस्टियल एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, जिस तरह मैमल्स और एम्फीबियंस होते हैं, इनमें यूरिया होता है। और इनमें जो वाटर की नीड होती है, यानी पानी जो होता है ना, इसको रिमूव करवाने के लिए ये मीडियम टाइप होता है, ना कम ना ज्यादा चाहिए होता है। और यूरिक एसिड ये ट्रिस्टल एनवायरनमेंट्स जो होते हैं ना, जिस तरह बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, इनके पास पानी बहुत कम होता है। और यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए भी पानी बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होता है, इसलिए यूरिक एसिड रिलीज करवाते हैं और इनको यूरिकोटैलिक कहा जाता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है आगे अमोनिया, अमोनोटैलिक एनिमल्स। अभी अमोनिया बहुत टॉक्सिक गैसियस वेस्ट है और इमीडिएट टॉक्सिक गैसियस वेस्ट है। यानी यूरिया से ये तकरीबन 1,00,000 टाइम, यानी 100,000 टाइम्स ज्यादा ये टॉक्सिक है। इसको बहुत ज्यादा पानी रिक्वायर होता है बाहर निकालने के लिए। यानी अगर 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट करवाना है तो 500 मिलीलीटर वाटर का रिक्वायर होता है। ये बॉडी फ्लूइड्स और हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है और बॉडी फ्लूइड्स में पीएच को भी बढ़ा देता है। इसको लो कंसंट्रेशन में होना चाहिए। अगर ये ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ती हैं एक एनिमल को। उसके बाद ये एक्सक्रीट किस फॉर्म में होता है? गैशियस फॉर्म में होता है। और इन यूरिन एज यूरिया, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यूरिन के जरिए भी रिलीज होता है, लेकिन ज्यादातर गैशियस फॉर्म में होता है, बॉडी से डिफ्यूज हो जाता है। हैबिटेट्स ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट्स में होता है, ज्यादातर फ्रेश वाटर में। और ये देखें 1000 टाइम टॉक्सिक होता है यूरिया। सब किन किन में होता है? फिशेस, प्रोटोजोआ, स्पॉन्जेस, कोलिनेट्रेट्स, इकोइनोडर्म्स, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड अमोनोटैलिक। अब आप देख लें इसमें सारे के सारे एमसीक्यूज दिए हैं, कोई भी ऐसा मुश्किल चीज नहीं दी हुई। अब इसके बाद आता है यूरिया। यूरिया के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ये अमोनिया से लेस टॉक्सिक होता है। अमोनिया से कितने टाइम्स लेस टॉक्सिक होता है? 1,00,000 टाइम्स ये लेस टॉक्सिक होता है। और अमोनिया इससे 1,00,000 टाइम ज्यादा होता है। ये एमसीक्यूज थोड़े इंटरचेंजेबल है और मैं ये टेस्ट में भी इस टाइप के एमसीक्यूज दूंगा, तो आपने इन चीजों को थोड़ा गौर से देखना है। ट्रिकी एमसीक्यूज यहां से बनते हैं। अच्छा, इसका 1 ग्राम रिमूव करने के लिए कितना वाटर रिक्वायर होता है? 50 मिलीलीटर। और जो अमोनिया का था वो कितना था? 500 मिलीलीटर रिक्वायर था, लेकिन इसमें सिर्फ 50 मिलीलीटर है। और उसके बाद इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि जो एनर्जी कॉस्ट होती है ना अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए, अच्छा जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है ना सबसे पहले अमोनिया, अब अमोनिया को रिलीज करवाने के लिए पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो 500 मिलीलीटर, अब हम मैमल स्पेशली इतना पानी अफोर्ड ही नहीं कर सके, तो इसलिए अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करवाया जाता है। फिर 50 मिलीलीटर थोड़े से पानी के जरिए इसको बाहर निकाल दिया जाता है 1 ग्राम को। तो इसमें एक नुकसान ये होता है कि इसमें एनर्जी ज्यादा लगती है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करवाने के लिए। बाकी इसकी सिग्निफिकेंस आप देख लें, यूरोटैलिक होते हैं। और ये बनता कैसे है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आप रीड कर लें। ये मैमल्स, एम्फीबियंस और फिशेस में होता है। उसके बाद आगे आता है यूरिक एसिड जो रिलीज करते हैं या यूरिकोटैलिक होते हैं।
यूरिक एसिड कौन, यूरिक एसिड बेसिकली एक वीक एसिड है, इसमें वाटर सॉल्युबिलिटी लो है, ये अमोनिया से कितने टाइम्स लेस टॉक्सिक है, 10,000 टाइम लेस टॉक्सिक है। ठीक है, अब ये एमसीक्यूज यहां से बन सकता है कि अमोनिया यूरिक एसिड से कितने टाइम्स ज्यादा टॉक्सिक है, तो 10,000 टाइम्स। अमोनिया यूरिया से कितना ज्यादा टॉक्सिक है, तो वो कितना हो जाएगा, एक जीरो आप ऐड कर दें, 1,00,000 टाइम्स। और ये इनसे लेस, मतलब इसको इंटरचेंजेबल करके भी आप लिख सकते हैं। बाकी इसके अलावा ह्यूमंस यूरिक एसिड जो होते हैं वो किडनीज के जरिए रिलीज करते हैं 70%, 25% इंटेस्टाइन के जरिए एक्सक्रीट करते हैं, और जो एनिमल्स ये एक्सक्रीट करते हैं वो यूरिकोटैलिक होते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं, रेप्टाइल, बर्ड्स, न्यूमरस आर्थ्रोपोड्स। और यहाँ यूरिया में जो मैमल्स के अंदर ह्यूमंस भी आते हैं ना, तो ह्यूमंस क्या है, यूरियोटैलिक हैं, और यूरिक एसिड जो रिलीज करते हैं वो यूरिकोटैलिक होते हैं। यहाँ से एमसीक्यूज बनेंगे, रेप्टाइल, बर्ड्स, न्यूमरस आर्थ्रोपोड्स, ये इंसेक्ट्स वगैरह, ये सारे, इन सबको आपने एक बार रीड करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ह्यूमंस के अंदर जो एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म होता है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखेंगे, लीवर, और इसमें स्किन आती है। इसके बाद हमारा ये लेक्चर हो जाएगा एंड, और इसके बाद आपको होमियोस्टेसिस हो जाएगा कंप्लीट। आज ये सारा रीडिंग पैटर्न था, ये जो सारा मैं रीड कर रहा हूँ, अगर मैं ना भी करता तो मुझे पता आप इतने कॉम्पिटेंट हैं कि आप इनको एक बार देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड या ट्रिकी हार्ड एमसीक्यूज बनने वाले हैं ही नहीं, लाइन्स टू लाइन्स आ जाती हैं। हाँ, कुछ ट्रिकी एमसीक्यूज बन जाते हैं, वो आपने देख लेने हैं। बाकी अब मैंने बॉक्सेस की इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी है, ये आपने खुद रीड करनी है, या मैं एक अलग छोटा सा वीडियो लेक्चर बनाकर एलएमएस पे अपलोड कर दूंगा और यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। अब हम ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन देखते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो ह्यूमंस के अंदर बनते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अब जो ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, ये कैसे बनते हैं, जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस डिफरेंट स्टेजेस पे होता है, यानी जो मेटाबॉलिज्म होता है ना सेल्स के अंदर, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स अकामुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूरिया। अब ये यूरिया कैसे बनता है, जब अमाइनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म होता है ना, तो यूरिया बनता है। अब ये अमाइनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म एक बहुत लेंथी स्टेप है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्टेप आते हैं, तो ये करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रख लें कि अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है, यूरिया बनता है। और ये यूरिया रिलीज कैसे होता है, यूरिन के जरिए रिलीज होता है, यानी यहां मैं लिख देता हूं, यूरिन के जरिए ये बाहर जाता है। और ये बनता कैसे है, अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से। क्रिटिनिन, ये मसल क्रीटाइन, यानी ये मसल्स से बनती है, मसल्स क्रीटाइन से बनती है क्या, क्रिटिनिन। और ये कैसे रिलीज होती है, ये भी यूरिन के जरिए ही रिलीज होती है। यूरिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है, यूरिक एसिड। अब यहां देखें कितने एमसीक्यूज हैं, अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से यूरिया, मसल क्रिटीन से क्या बना, क्रिटिनिन, और ये वेस्ट प्रोडक्ट है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से क्या बना, यूरिक एसिड। और ये जो है ये कैसे रिलीज होता है, ये जो यूरिक एसिड है ये यूरिन के जरिए भी रिलीज होता है, और साथ इंटेस्टाइन के जरिए भी रिलीज होता है, यूरिन प्लस इंटेस्टाइन्स। उसके बाद आता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन, हीमोग्लोबिन जब ब्रेक डाउन होती है ना एचबी की, हीमोग्लोबिन की, तो उस टाइम जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है बिलीरुबिन। इसी तरह ये भी बहुत मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, डिटेल प्रोसेस है, वो आपने सारा करना नहीं है, आपने सिर्फ इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स याद रखने हैं, कैसे बनते हैं, इनका क्या मैकेनिज्म होता है, तो यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरह आप एक एक इनके स्टेप में जाएं तो वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा। यानी अगर मैं कहता हूं कि अब मैं आपको हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन का पूरा पैथवे दिखाता हूं और दिखाता हूं कि बिलीरुबिन कैसे बनता है, ये तो बहुत लेंथी चला जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट फ्री है तो वो इसको यूट्यूब पे जाके देख सकता है, उसके पास टाइम है तो, अदरवाइज इसको इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है। और ये जब बिलीरुबिन बनता है, ये कैसे रिलीज होता है, जो बिलीरुबिन होता है ये यूरिन के जरिए रिलीज नहीं होता, ये बाइल के जरिए रिलीज होता है। ये मैं आगे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यूरिया अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से बनता है और यूरिन के जरिए रिलीज हो जाता है। क्रिटिनिन, ये क्रिटीन मसल क्रिटीन से बनते हैं, प्रोड्यूस से बनता है, और ये यूरिन के जरिए जाता है। यूरिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से बनता है और ये यूरिन प्लस इंटेस्टाइन के जरिए रिलीज होता है, इंटेस्टाइन। उसके बाद बिलीरुबिन, ये हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन का एंड प्रोडक्ट होता है और ये बाइल के जरिए रिमूव होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हार्मोन मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स ये क्या होते हैं, हार्मोनल मेटाबॉलिज्म जो होते हैं ना, हार्मोन्स के जरिए पैदा होते हैं। हार्मोन्स का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके जरिए पैदा होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद ये एडिशनल वेस्ट प्रोडक्ट्स कुछ होते हैं, जिस तरह टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स, फूड एडिटिव्स जो हम खुद लेते हैं, एक्सटर्नल केमिकल्स होते हैं, ये भी यूरिन के जरिए भी रिलीज होते हैं। साथ इनकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन उसको कहा जाता है, तो ये वहां से भी रिमूव हो जाते हैं। अब ये वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं ह्यूमन में जिनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं आपको ये भी बताऊं कि अमाइनो एसिड का ब्रेक डाउन होता है, यूरिया कैसे बनता है, उसके बाद इससे ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाएगा, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। अगर कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन मैं इस वीडियो लेक्चर में नहीं करवा रहा क्योंकि आपके सिलेबस का ये पार्ट नहीं है। उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, हमारी बॉडी के अंदर दो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, एक स्किन है और दूसरा क्या है, लीवर। यहां से एक्सक्रीशन होती है, यानी सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स यहां से रिलीज होते हैं। अब ये स्किन के बारे में आपने बहुत डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है,
जो सबसे पहले लीवर के बारे में पढ़ते हैं। लीवर क्या है? बेसिकली ये बॉडी का मेटाबॉलिक सेंटर है, यानी सारा मेटाबॉलिज्म यहां मेटाबॉलिक सेंटर है और बॉडी के मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस के तौर पे एक्ट करता है। यानी अगर एमसीक्यू आ जाए ना कि बॉडी का सबसे जो मेटाबॉलिक ऑर्गन कौन सा है, मेटाबॉलिक सेंट्रल साइट कौन सी है, वो है लीवर। उसके बाद ये होम्योस्टेसिस में रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन करके, और ये लीवर किडनीज को कैसे सपोर्ट करता है? लीवर किडनीज को सपोर्ट करता है डिटॉक्सिफाइंग मैनी केमिकल पॉइजंस को डिटॉक्सिफाई करता है, नाइट्रोजन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्टिंग नाइट्रोजन फ्रॉम अमाइनो एसिड्स इनटू अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। यानी ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, यूरिया में, और यूरिक एसिड में ये कौन कन्वर्ट करवाता है? लीवर ही करवाता है। उसके बाद स्किन के बारे में देखते हैं। स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे डेफिनेशन जो है ना एक्सक्रीशन की, उसके अकॉर्डिंग जो स्किन है ना, इसको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के तौर पर क्लासिफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन जो स्किन है ना, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करती है, जिस तरह वाटर हो गया स्वेट के जरिए, साल्ट, यूरिया को भी रिमूव करती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन ये उसकी क्लासिफिकेशन में नहीं आती, यानी ये मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है स्किन। उसके बाद लंग्स हैं। लंग्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे एक्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने नहीं लिखे, वैसे बता रहा हूँ, यहाँ ऊपर ही मैं लिख देता हूँ। इसमें लंग्स आ जाते हैं। क्यों ये आते हैं? क्योंकि ये CO2 को रिलीज करते हैं और साथ वाटर वेपर्स को भी रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। उसके बाद इंटेस्टाइन आ जाता है। इंटेस्टाइन्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर एक्ट करती हैं। ये बिलीरुबिन को रिमूव करती हैं, बाइल साल्ट्स को, और यूरिक एसिड 25% जो यूरिक एसिड है ना, उसको भी रिमूव करती हैं। और उसके बाद ये और किसको करती हैं? बिलीरुबिन को या बाइल को। तो इस वजह से इसको भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में इंक्लूड किया गया। तो ये लीवर, स्किन, लंग्स, इंटेस्टाइन, तो इस टाइप के कुछ बेसिक ऑर्गन्स थे, आपने देखना है। अब उसके बाद लीवर और यूरिया साइकिल हम देखेंगे। ये यूरिया साइकिल कैसे वर्क करता है, यूरिया कैसे बनता है, और ये लीवर के कुछ एडिशनल फंक्शंस हैं। ये वाला टेबल, ये टेबल पंजाब की बुक से लिया गया, ये आपने खुद रीड करना है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं दिया हुआ। मैं इसको आपको इधर ही बता देता हूँ, बाकी यूरिया साइकिल उसके बाद करेंगे, और लीवर के कुछ एसेंशियल फंक्शंस है, ये भी हम देख लेंगे। यहाँ पर आप देखें फंक्शन जिसके दिए हुए हैं और होम्योस्टेसिस पे इसका इफेक्ट दिया हुआ है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीशन में मेन रोल प्ले करता है लीवर जो है इसका, सॉरी, होम्योस्टेसिस में मेन रोल प्ले करता है। यहाँ पर ये सिंथेसिस किस चीज की करता है? ये नाइट्रोजनस वेस्टेज बनाता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कौन बनाता है? लीवर। और इसका इफेक्ट क्या है? ये किडनी में वेस्ट डिस्पोजेबल में हेल्प करते हैं। क्यों? आप डायरेक्ट अमोनिया तो, नाइट्रोजन तो नहीं निकाल सकते ना, लीवर उसको पहले अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, यूरिया में करेगा और यूरिक एसिड में करेगा, तब जाके उसको अम्यूनोटैलिक, यूरोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक एनिमल्स जो हैं उसको रिलीज करेंगे। तो ये वाटर डिस्पोजल में हेल्प करता है। उसके बाद ये कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन एंड एल्ब्यूमिन। अब इनका काम क्या होता है? जो प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन होती हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग करवाती हैं। यहां पर ये देखें, ए में आगे उन्होंने फंक्शन दिया हुआ है। ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन है ए में, ये ब्लड क्लॉटिंग, और उसके बाद एल्ब्यूमिन क्या करती है? ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड को मेंटेन करती है। बाइल, ये सॉल्ट्स की इमल्सिफिकेशन कर, फैट्स की इमल्सिफिकेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स की तोड़ फोड़ करती है ये बाइल। ये कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर। उसके बाद लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन्स, ये भी लीवर में होती हैं, प्रोडक्शन इनकी होती है। और इनका काम क्या होता है? ये ब्लड केमिस्ट्री को रेगुलेट करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं, और सेल मेम्ब्रेन्स की मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। यानी अब इसके फंक्शन में जो पहला फंक्शन था वो क्या था? ये मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करता है लीवर। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इसमें आते हैं? सबसे पहले सिंथेसिस में हम देखते हैं कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस वेस्टेज। दूसरा, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स आती हैं जिसमें प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन, और उसके बाद बाइल, उसके बाद लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन, और इनके ये फंक्शन इधर दिए हुए हैं। ठीक हो गया? यहां पर आपको हो गया पहला। दूसरे स्टेप में ये क्या करता है? एक सिंथेसिस करता है, दूसरा ये कुछ मॉलिक्यूल्स की स्टोरेज करता है। अब वो स्टोरेज को देख लेते हैं। ये आपकी आगे स्टोरेज आयरन को स्टोर करता है, और आयरन की स्टोरेज का क्या फायदा होता है? ये टिश्यूज की ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी ये हीमोग्लोबिन के कांस्टेंट के तौर पर टिश्यूज की ऑक्सीजनेशन करवाता है। और उसके बाद ग्लाइकोजन, ये एनर्जी रिजर्व यानी एनर्जी को स्टोर करता है। आयरन का ये काम है, ग्लाइकोजन का ये काम है। उसके बाद हमारे नंबर पे नेक्स्ट आता है कन्वर्जन। ये कन्वर्ट किस किस चीज को करता है उसको भी देख लेते हैं। इसके बस आपने ये फंक्शंस याद कर लेने हैं। कन्वर्जन, एक्सेस ग्लूकोज इन ब्लड टू ग्लाइकोजन। अब जो ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर, उसको ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है? लीवर करता है। लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में, और स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। हाँ जी, ये इसमें काम दिए में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। और यहां पर इसका काम क्या होता है? एनर्जी स्टोरेज या यूज। यानी आप देखें
हमारी बॉडी को जितने ग्लूकोज की जरूरत थी उसने यूटिलाइज कर लिया, अब ग्लूकोज बच गया तो वो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेगा। अब ग्लाइकोजन क्या करेगा, बाद में जब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो वो ग्लाइकोजन फिर कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और फिर हम ग्लूकोज को एनर्जी के तौर पे यूज कर लेंगे। तो ये सारा लीवर करता है। उसके बाद रिसाइकलिंग लीवर करता है। रिसाइकलिंग किस चीज की करता है, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स के जो कंटेंट होते हैं यानी आयरन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स के कंटैक्ट्स होते हैं उसकी रिसाइकलिंग करता है, इससे टिश्यूज की ऑक्सीजनेशन होती है। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं कि फूड, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन, पेस्टिसाइड ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, टॉक्सिन यहां से रिलीज होते हैं और यहां पर आके ये जो लीवर के मेजर फंक्शंस है ये होते हैं। इनको आप रट्टा मारें, याद करें, जो करें, इनको अच्छे से एक बार देखें। जिस तरह प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन ये ब्लड क्लॉटिंग करता है, इसको तो आपने रट्टा ही मारना है ना ऑब्वियसली। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन को मेंटेन, ऑस्मोटिक बैलेंस ब्लड को मेंटेन करता है। तो इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है और कोई एक्स्ट्रा चीज भी नहीं है जो मुश्किल हो। अब इसके बाद हम यूरिया साइकिल को देखते हैं। अच्छा, लीवर के कुछ एडिशनल फंक्शंस भी देख लेते हैं। सिंथेसाइज नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर किडनी टू एक्सक्रीट, ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद वाइटल कंपाउंड्स की सिंथेसिस करता है, वो कौन कौन से हैं, ये वाले हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, प्लाज्मा प्रोटीन, बाइल, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन्स। उसके बाद कन्वर्जन करता है न्यूट्रिएंट्स की, ये भी बता दिया है। रिसाइकलिंग करता है मेटाबोलाइट्स की, ये भी नीचे पढ़ लिया। और डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और ये ऊपर उसके जनरल फंक्शंस ये दिए हुए हैं और यहां पर उन फंक्शंस को डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहां पर, ये वाले। और उसके बाद अब हम देखते हैं यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसको हम डिटेल के साथ देखते हैं। इसके बाद हो जाएगा हमारा लेक्चर एंड। अब ये जो यूरिया साइकिल है ना, ये वाला, ये पीटीबी की बुक में दिया हुआ है और इसमें काफी मिस्टेक दी हुई है, तो इसको मैं कर रहा हूं क्रॉस। उसके बाद मैं आपको अलग से बताता हूं यूरिया साइकिल क्या होता है और यहां पर फिर बाद में आपको करेक्शन भी करके दूंगा कि यहां पर कौन सी करेक्शन करने वाली है। अब यूरिया साइकिल का पर्पस क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या बनती है, डीएमिनेशन के जरिए अमोनिया रिलीज होती है और क्या बनता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होती है ये टॉक्सिक होती है, इसको कन्वर्ट करना होता है यूरिया में। यूरिया लेस टॉक्सिक होता है और आपको पता है नाइट्रोजन को रिलीज करने के लिए इतना टॉक्सिक होता है कि 500 मिलीलीटर अमोनिया को सॉरी, इसको रिलीज करने के लिए 500 मिलीलीटर का वाटर रिक्वायर होता है और यूरिया को रिलीज करने के लिए सिर्फ 50 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर होता है। तो इसलिए अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर और यूरिया को फिर रिलीज किया जाता है। और अमोनिया की कन्वर्जन जो होती है ना यूरिया में, ये यूरिया साइकिल के जरिए की जाती है। और यूरिया साइकिल कैसे किया जाता है ये मैं आपको अभी बताता हूं एक्सप्लेन करके। इस डायग्राम को भी पहले आपको खुद बताऊंगा कि यूरिया कैसे बनता है, फिर उसके बाद इस डायग्राम को भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब सबसे पहले हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। व्हाइट बोर्ड में हम सबसे पहले देखते हैं कि स्टार्ट कैसे होता है। ये जो साइकिल स्टार्ट होता है ना, यूरिया साइकिल, ये स्टार्ट होता है जब अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, यानी अमोनिया प्लस CO2, ये मिलके क्या बनाते हैं, कार्बामाइल फॉस्फेट। यहां पे क्या बनता है, कार्बामाइल फॉस्फेट बनता है। अब ये जो कार्बामाइल फॉस्फेट होता है ना, ये उस डायग्राम में जो अभी पीछे पीटीबी के वाली बुक में दिया हुआ है, ये वाला स्टेप भी उन्होंने मिस किया हुआ है। यानी ये दोनों आपस में मिलते हैं तो कार्बामाइल फॉस्फेट बनता है। और इसके लिए क्या नीड होती है, 2 ATPs रिक्वायर होते हैं। इसके लिए हमें 2 ATPs चाहिए होते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं 2 ATPs आर नीडेड फॉर दिस प्रोसेस। यहां पर हमारे पास अब कार्बामाइल फॉस्फेट बन गया। और इसके लिए किस एंजाइम की जरूरत होती है, एक एंजाइम होता है इस पूरे पहले स्टेप के लिए, उस एंजाइम को कहा जाता है कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। कार्बामाइल फॉस्फेट, इसके आगे सिंथेटेज और आगे 1 लिख देना है इस तरह करके, ये होता है एंजाइम, इसके लिए रिक्वायर होता है। अब इसके बाद हमारे पास कार्बामाइल फॉस्फेट जब बन जाता है तो ये मिलता है ऑर्निथीन के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिख रहा हूं कार्बामाइल फॉस्फेट प्लस ऑर्निथीन। अब ये ऑर्निथीन कहां से आती है ये मैं आपको बताता हूं आगे, जब साइकिल एंड होगा ना फिर मैं आपको ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप ये था, अब दूसरा स्टेप ये है कि कार्बामाइल फॉस्फेट ये मिलता है ऑर्निथीन के साथ, और जब ये ऑर्निथीन के साथ मिलता है तो हमारे पास बनता है सिट्रोलीन। यहां पर हमारे पास बन जाता है सिट्रोलीन। अब यहां पर हमारे 2 स्टेप कंप्लीट होते हैं और यहां पर जो एंजाइम यूज होता है वो होता है इस स्टेप के लिए, जो दूसरा स्टेप है उस एंजाइम का नाम होता है ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज, यानी उसको ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज OTC भी कहा जाता है। और इसके लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, पहले के लिए कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, इसके लिए ये यूज होता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, 2 स्टेप हमारे हो गए, अब तीसरे पे। अच्छा, अब ये जो दोनों स्टेप हुए हैं ना, मैं इसको थोड़ा इस तरह कर देता हूं, ये जो हमारे पास 2 स्टेप हुए हैं ये वाले, ये जो दोनों स्टेप हुए हैं यहां पर, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ये आप देख सकते हैं, ये हुए हैं साइटोप्लाज्म में। ये क्या था, यहां पर साइटोप्लाज्म था, यानी ये सारे स्टेप हुए हैं साइटोप्लाज्म में। अब यहां पर सिट्रोलिन साइटोप्लाज्म को लीव करता है और कहां पर आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एंटर हो जाता है। अब अगले जो स्टेप होंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे सिट्रोलिन के, सिट्रोलिन आगे जाएगी। अब आगे क्या होता है, जो सिट्रोलिन होता है ना, मार्कर चेंज कर लूं, हाँ, ये सिट्रोलिन क्या करता है,
ये कंबाइन करता है एस्पर्टेट के साथ। अब एस्पर्टेट जो होता है ना, ये सेकंड नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। एस्पर्टेट यानी पहली नाइट्रोजन किसने प्रोवाइड की? ये जो आपके पास है ना अमोनिया, पहली नाइट्रोजन इस अमोनिया ने प्रोवाइड की थी। दूसरी नाइट्रोजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब सिट्रोलिन एस्पर्टेट के साथ मिलता है तो दूसरी नाइट्रोजन एस्पर्टेट प्रोवाइड करता है। तो यहां पर बनता है ऑर्जिनोसक्सीनेट। ऑर्जिनोसक्सीनेट। अब ये हमारे पास बन गया आर्जिनोसक्सीनेट। अब ये जो यूरिया की पहली नाइट्रोजन अमोनिया से आती है पहले स्टेप में, और यूरिया की दूसरी नाइट्रोजन आपके पास आती है एस्पर्टेट से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये साइटोप्लाज्म को लीव कर गया था। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं आर्जिनोसक्सीनेट क्या करता है। अच्छा, इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है वो होता है आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेज। यानी यहां पर ये जो आर्जिनोसक्सीनेट तो हमारे पास बन गया ना, इसके आगे हमने क्या लगा देना है? सिंथेटेज। बस ये इसके लिए एंजाइम यूज होता है। खैर ये एंजाइम याद रखने की जरूरत नहीं है, आगे आपकी जो फर्दर क्लासेस होती है ना उसमें यूज होता है। एमकैट लेवल तक आई डोंट थिंक सो यूज करें, लेकिन अगर कर भी लें तो बेस्ट है। आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेज। अब इसके बाद क्या होता है? आर्जिनोसक्सीनेट क्या होता है? उसकी ब्रेकडाउन होती है अर्जिनिन और फ्यूमरेट में। यहां पर आर्जिनोसक्सीनेट है ना, इसकी आगे ब्रेकडाउन होती है आर्जिनोसक्सीनेट, इसकी ब्रेकडाउन होती है किसमें? एक फ्यूमरेट बनता है और उसके साथ बनता है दूसरे नंबर पे अर्जिनीन। ये दो अर्जिनीन, ये दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक फ्यूमरेट का और एक अर्जिनीन का बनता है यहां पे। अब जो फ्यूमरेट होता है ये क्या करता है? ये यहां से चला जाता है क्रेब्स साइकिल में और अपना वहां पर फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब आपको क्रेब्स साइकिल में पता है फ्यूमरेट कहां से आता है, वो ये वाला जो यूरिया साइकिल हो रहा होता है। उसके बाद जो अर्जिनीन है, अब आगे इसका रोल है, आर्जिनिन कन्वर्ट हो जाता है आगे। अच्छा, ये वाला जो स्टेप है ना, ये भी एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो आर्जिनोसक्सीनेट लाइएज, यानी आर्जिनोसक्सीनेट लाइएज एंजाइम इसमें यूज होता है। और ऊपर वाले में क्या था? आर्जिनोसक्सीनेज सिंथेटेज, ये एंजाइम यूज होता है, ये वाला। अच्छा, यहां पर आर्जिनिन फिर क्या करता है? आर्जिनिन कन्वर्ट हो जाता है दो प्रोडक्ट्स में। एक में ये बनाता है यूरिया जो रिक्वायर है, और एक में बनाता है ऑर्निथीन। अब ये हमारे पास ऑर्निथीन आ गई और ये यूरिया, ये जो यूरिया होता है। अच्छा, आर्जिनिन जो है ना, इसके लिए जो एंजाइम यहां पे यूज होता है वो होता है आर्जिनेज। मैं ये भी लिख दूं, आर्जिनेज एंजाइम के जरिए ये ब्रेकडाउन होता है। अच्छा, ये यहां पर आर्जिनेज के जरिए यूरिया और ऑर्निथीन में कन्वर्ट हो गया, इससे दो बने, एक यूरिया बना जो आगे जाके यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है, और उसके बाद ये ऑर्निथीन ये नेक्स्ट साइकिल में यूज हो जाता है। अब यहां पर आप देखें साइकिल में बुक में कौन कौन सी गलती। अच्छा, एक और भी इसमें मैं चीज दोबारा क्लैरिफाई कर दूं, ये जो है, ये दूसरी जो हाईलाइट है ना, ये वाला, एक तो ये ऊपर वाला था ना वो साइटोप्लाज्म में हुआ था, और ये कहां हुआ है? ये हुआ है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, ये आपका हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वो ऊपर वाले दो स्टेप हुए थे साइटोप्लाज्म में। और इसमें पहली नाइट्रोजन आई थी अमोनिया से, और दूसरी आई है आपकी किस चीज से? एस्पर्टेट से। और उसके अलावा इसमें एंजाइम्स जो यूज हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी इसके अलावा अब ये ऑर्निथीन है ना, ऑर्निथीन ये यहां पर आकर ना, ये इसमें, ये ऑर्निथीन इसमें आकर ना, ये दोबारा इस साइकिल में यहां पर आके यूज हो जाती है। इस तरह करके एक साइकिल सा बनता है और उसमें ये स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड 2 एटीपी की प्रेजेंस में मिलते हैं तो कार्बामाइल फास्फेटेज बनते हैं, और इसमें जो एंजाइम यूज होते हैं वो होते हैं कार्बामाइल फास्फेटेज सिंथेटेज 1। उसके बाद दूसरे में कार्बामाइल फास्फेटेज मिलता है ऑर्निथीन से और सिट्रोलिन बनता है, और इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो होता है ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामाइलेज ओटीसी, ये जो लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरे में माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाते हैं, इसमें सिट्रोलिन एस्पर्टेट से मिलता है, एस्पर्टेट नाइट्रोजन देता है, दूसरा नाइट्रोजन, और ये बनता है ऑर्जिनोसक्सीनेट। और ये किस एंजाइम की हेल्प से बनता है? ऑर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेज। और ऑर्जिनोसक्सीनेट फिर कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट और आर्जिनिन में, और ये किस एंजाइम की मदद से होता है? लाइएज। उसके बाद आपका आगे आता है और फ्यूमरेट क्रेब्स साइकिल में चला जाता है, और आर्जिनिन आर्जिनेज की हेल्प से यूरिया और ऑर्निथीन में कन्वर्ट होता है, और ये यूरिन के जरिए रिलीज हो जाता है, ऑर्निथीन दोबारा साइकिल में यूज हो जाता है। ये था आपका सारा यूरिया साइकिल। इसको बेशक आप नोट डाउन कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं, इसलिए इसको कर लें। अब इसके बाद आता है यहां पर कौन कौन सी गलती है। यहां पर सबसे पहले अमोनिया और CO2 से क्या बनता है? कार्बामाइल फास्फेटेज बनता है। ये पहली नाइट्रोजन इससे आती है, तो यहां पर इन्होंने डायरेक्ट उसको एंटर कर दिया सिट्रोलिन में। अब इसके बाद उन्होंने अमोनिया से दूसरी नाइट्रोजन बताई हुई है, हालांकि ये गलत है। एस्पर्टेट से दूसरी नाइट्रोजन आती है, अमोनिया से दूसरी नाइट्रोजन नहीं आती। पहली नाइट्रोजन अमोनिया से आती है, दूसरी नाइट्रोजन एस्पर्टेट से आती है। इस तरह करके होता है। यहां पर आर्जिनिन से, आर्जिनेज ये एंजाइम है, इसकी हेल्प से यूरिया बनता है, साथ क्या बनता है? फ्यूमरेट बनता है। फ्यूमरेट क्रेब्स साइकिल में चला जाता है और आर्जिनिन फिर आगे ऑर्निथीन में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पे भी एंजाइम, यहां पे भी एंजाइम, यहां पे भी एंजाइम, इन सारी जगहों पे एंजाइम्स यूज होते हैं। आपने उन एंजाइम्स को करना है, आप इसको भी एक बार देख लें। इस तरह करके आपका यूरिया कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, ये एंड पे मैंने सारी बुक के अंदर जो जो लिखे हुए हैं वो मैंने लिख दिए हैं। जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं एक्सक्रेशन के दौरान रिलीज होते हैं, आपकी जो एक्चुअल में आउटलाइन है ना, ये वाली, ये देखें,
लिस्ट वेरियस नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड एक्सक्रीटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, ये जो दी हुई है ये वाली, आपको अगर नजर आ रही हो तो, ये जिसके ऊपर मैं ये ब्लू मार्कर से इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाली, इसमें ये वाला टॉपिक आता है। अमोनिया इसमें है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिटिनिन है, क्रीटीन है, एलेंटाइन है, ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड है, अमाइनो एसिड्स है, हाइपोजेंथीन है, ज़ैंथीन, पिरिमिडीन्स, ये आपने इनको एक बार देख लेना। ये सारे वेस्ट मटेरियल हैं, इसमें कुछ माइनर अमाउंट में होते हैं और कुछ बहुत अमाउंट में होते हैं, जिस तरह अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपने देख लेना है। इस तरह करके हमारा होम्योस्टेसिस का चैप्टर हो गया कंप्लीट, लेंथी बना है, लेकिन आपने इसको एक बार रीड करना है, इंशाल्लाह ताला आपका होम्योस्टेसिस एक एक एमसीक्यू कवर हो जाएगा। ये मैंने एक एक लफ्ज को रीड करा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको एलएमएस पे मिलेंगे। एलएमएस की किसी ने एक्सेस लेनी है तो वो इस नंबर पे मैसेज करके मुझे बता दे, मैं उसको एलएमएस की एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। और ये पेड है, इसके लिए आपको कुछ फी पे करना होगी 2500, और उसमें आपको पूरी बायो की बुक के पीडीएफ मिलेंगे, साथ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, क्रैश टेस्ट मिलेंगे, उनकी वीडियो डिस्कशंस मिलेंगी। इस तरह करके आपका ये पूरा सेशन एंड होगा। पूरा बायोलॉजी का कंप्लीट चैप्टर्स हैं वो हम कवर करवाएंगे, और एट द एंड आप लोगों की बायो में इंशाल्लाह 81 एमसीक्यूज लेने के आपको काबिल बना देंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।